आ जाओ सारे बच्चे आ जाएं। कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया सैयदा, सब एकदम बढ़िया। सरगम, श्रेया, बहुत बढ़िया। कैसे हो? क्वेश्चन मिल गए थे कल, उनके भी एंड में जब हम अपना सेशन खत्म करेंगे तो उन क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे और कल के लिए और क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है ना, हैंड टू हैंड ही। बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दीदी, मुझे दीदी वगैरह बुलाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप टीचर हो तो वही बुलाऊंगी मैं। तो मैं समझी नहीं। अच्छा, दीदी वगैरह बुलाना अच्छा नहीं लगता, संगम कह रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है बेटा। कोई दीदी बोलता है ना, कोई सर ही लिख देता है, हम तो उस पर भी बुरा नहीं मानते हैं। कोई मैडम बोलता है, कोई मैम बोलता है, कोई बहन जी बोल देता है, तो हम तो कोई बुरा मानते ही नहीं है ना। ऐसी वाली कौन सी प्रॉब्लम है वॉइस की? सृष्टि, यू हैरी वॉइस प्रॉब्लम। देख रही होगी रीलें, घर वालों को पागल बना के कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आवाज कम कर दी होगी, अब कह रही है वॉइस प्रॉब्लम। आ जाओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे से हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस संडे ना अपन अपना संडे में सुबह ऐसे 10 बजे के करीब एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें बुद्धि, व्यक्तित्व और जो शुरुआती चैप्टर है हमारा विकास, है ना, इन सब के क्वेश्चंस मिला के रखेंगे। तो एक अच्छा सा मतलब ऐसे 70-80 क्वेश्चंस हों बढ़िया लेवल के, तो उनका हम रिवीजन कर पाए, ऐसा मैं रखूंगी। तुम अपना पूरा रिवाइज करके आना, अच्छे तरीके से रिवाइज करना। पूरा खेल ही रिवीजन का है। अच्छा, वो कहाँ पे करवाती हूँ? नहीं नहीं नहीं, उसकी क्लास ऐप पे नहीं होती है। संडे जो क्लास होती है वो टीचिंग एग्जाम TWA, क्या यूट्यूब चैनल का नाम है आपका टीचिंग एग्जाम TWA, जहां पर आपने हमें देखा होगा, जिसकी वजह से आप लोग हमारी क्लासेस लेते हैं। तो टीचिंग एग्जाम TWA है ना, वो जो हमारी यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको 10 बजे सुबह संडे को हम लोग मिलेंगे। जैसे आज वैसे मैंने ये सोचा है चैप्टर वाइज अब तुम्हारा रिवीजन कराना शुरू करा देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा 50%, जैसे मेरा CDP का 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब जैसे एक चैप्टर उठाया विकास के सिद्धांत, अब उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, 20, 25, 30 क्वेश्चन, और वो पूरा विकास के सिद्धांत रिवाइज करा दिया, उसके क्वेश्चंस करा दिए, कैसे आ सकते हैं और कैसे आए हैं, है ना। फिर उसके बाद सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कैसे आ सकते हैं, इस तरीके से करते हुए हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये बेस्ट रहेगा। तो अभी है ना उसको प्लान आउट करा रहे हैं हम, उसका टाइम टेबल बनवा रहे हैं। बाकी संडे टू संडे तो मेरा ही रहा करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे CDP की अगर ई बुक ब्लर है तो तुमने बैच खरीदा है, तुम्हें क्यों ई बुक लेनी है? बताओ, तुम्हें ई बुक से क्या लेना देना है? तुम तो ई बुक वो देखना ना जो एंड में बिल्कुल आ जाए, है ना। जब मैं अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूं, सब कुछ आपको लिखा दूं, उसमें नया जो भी जोड़ूं, वो ई बुक में थोड़ी ना होगा। वही वाली बात रोज बतानी पड़ती है, लकीर के फकीर क्यों बन जाते हो? तो तुम तो उसको देखो ना, इसको प्राप्त करो। तुम्हारे लिए थोड़ी ना ई बुक तो उन बच्चों के लिए है जो बेचारे बैच नहीं खरीद पाते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी पढ़ें। तो भाई तुम उस वाली को पढ़ लो, मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये वाली बात होती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं अगर गुड़िया नोट्स नहीं बनाए मेरी लाडो, तो जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल एंड में, मई 10 तारीख तक में, तो इसकी पूरी एक कंबाइंड PDF बना के डाल दूंगी, ठीक है ना। उसके अंदर हर एक चीज भरी हुई होगी, जो जो मैंने क्लास में लिखाया उसका प्रिंट आउट निकाल लेना लाडो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आ जाओ, चलो अब बातचीत बंद। पहले कल वाला रिवाइज कराऊं एक बार। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि यानी व्यक्तित्व की कौन कौन सी, ये रिवीजन वाला एक बार देखते हैं कितना याद है तुम्हें। यानी प्रोजेक्टिव मेथड, है ना, ये रिवीजन है बेटा। क्या है गुड्डा? ये रिवीजन है। क्या है? रिवीजन है। तो प्रोजेक्टिव मेथड एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा था बेटा जी? तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्ट मेथड में प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। कोई व्यक्ति घाग है, तुम कैसे ऐसे आदमी से मिले जो तुम्हारी आंखों में देख के कहते हैं सुमन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, लेकिन अंतर मन में उसके चल रहा है कि सुमन घबरा मत, तुझे इतना बढ़िया धोखा दूंगी कि तू जीवन भर याद रखेगी। तो इसका मतलब कि प्रोजेक्टिव मेथड में किसी के अंतर मन में क्या चल रहा होता है उसे हम बाहर लेकर आते हैं। तो उसमें एक विधि होती है टेट, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होती है? टेट बताया था। टेट की फुल फॉर्म क्या बताई थी? थेमेटिक अपरसेप्शन।
क्या बताई थी गुड्डा, साथ के साथ बोलो, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कहानी प्रसंग बोध या कहानी अंतर्बोध परीक्षण, प्रसंग बोध या कहानी अंतर्बोध परीक्षण, या कहानी क्या कहेंगे, अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है साहब, कौन लेकर आया था गुड्डा, तो हमने कहा था इसको लाने वाले थे मॉर्गन और मुर्रे। साथ के साथ बोलते चलें, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब अभी भी वक्त है, रिवाइज करते चलें। कब लेकर आए थे बेटा जी, तो कहानी है 1935 की। कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। उन कार्डों में 10 कार्ड मेल के होते हैं, 10 कार्ड फीमेल के होते हैं, 10 कार्ड दोनों के होते हैं, और एक कार्ड कैसा होता है, खाली होता है। एक कार्ड कैसा होता है गुड्डा, खाली होता है। तो एक बार में 20 कार्ड दिखाए जाते हैं, जिसमें 19 कार्डों पे चित्र होते हैं, और 19 कार्डों के चित्र को देखकर हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति के मन में विचार आए उसको कहाँ लिखना होता है, उसको लिख के देना होता है उस खाली कार्ड पे। थेमेटिक अपरसेप्शन हो गया, दूसरा उठाओ। दूसरा था चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट क्या कहते हैं बेटा जी, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बोले फटाफट फटाफट, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब है बाल संप्रत्यक्ष या अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यक्ष या अंतर्बोध परीक्षण। तो इसके अंदर क्या रहता है बेटा जी, ये लाने वाला कौन, तो 1948 में हमारी भारत की आजादी के एक साल बाद 1948 में लियोपोल्ड ब्लांक लेकर आए। कौन लेकर आए गुड्डा, लियोपोल्ड ब्लांक। तो बच्चों को है ना वो पोलर बियर वाली बात याद रहती है ना उनको, तो लियोपोल्ड ब्लांक लेकर आए। कैट चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे बाल संप्रत्य परीक्षण। बहुत बढ़िया पूजा। 3 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और 10 कार्ड होते हैं इसमें। कितने कार्ड होते हैं गुड्डा, 10 कार्ड होते हैं इसके अंदर। ये जो 10 कार्ड होते हैं इन पे किसके चित्र होते हैं, जानवरों, पेड़ों और पशु पक्षियों के। किसके, जानवरों, पेड़ों व पशु पक्षियों के। जानवरों, पेड़ों और किसके चित्र होते हैं, तो आप कहोगे इसके अलावा पशु पक्षियों के चित्र होते हैं। जानवरों, पेड़ों और पशु पक्षियों के चित्र होते हैं। तो ये 10 कार्ड जो होते हैं, इनमें जो कहानियां होती हैं उसको देखकर बच्चा क्या करता है, कहानी बताता है। ये लिखना जानता है तो लिख भी देगा गुड्डा। तीसरा हमने बताया था, किसकी बात थी, हाँ, हरमन रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट। किसका था बेटा जी, हरमन रोशा लाए थे इसको। हरमन रोशा का कौन सा टेस्ट था बेटा जी, शाही धब्बा, इंक के ब्लॉट, शाही धब्बा। ब्लॉट का मतलब क्या होता है बेटू, धब्बा। शाही धब्बा परीक्षण कब लाया गया था गुड्डा, जल्दी से बताओ, कब लाया गया था, हरमन रोशा का शाही धब्बा परीक्षण कब लाया गया था, जल्दी से बताओ। हाँ, आईबीटी 1921। बहुत बढ़िया नेहा, 1921 में लाया गया। कौन लेके आया, हरमन रोशा लेकर आए। अब गुड्डा इसके अंदर क्या बात थी मेरे बच्चा, इसके अंदर एक सबसे खूबसूरत बात कि इसके अंदर भी 10 कार्ड हैं। कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड। जिसका एज ग्रुप पूछा जा सकता है वो मैं अलग ही बता दूंगी, बाकी ये सबके लिए होते हैं। सबके लिए मतलब कोई बच्चों के लिए तो केवल चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट है, बाकी हर एज ग्रुप के लिए चलता है। 10 कार्ड। अब इन 10 कार्ड में भी बेटा 5 कार्ड कैसे हैं, जिन पर किन कलर के धब्बे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के धब्बे हैं, जिनके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के धब्बे हैं। 2 कार्ड कैसे हैं गुड्डा, जिन पे ब्लैक, व्हाइट और रेड, BW एंड रेड कलर के धब्बे हैं। 3 कार्ड कैसे हैं गुड्डा, तो 3 कार्ड ऐसे हैं जो रंगीन हैं। बच्चे को उन धब्बों को देखकर ये बताना होता है उन्हें कौन सी आकृति नजर आ रही है, और बच्चा क्या बताएगा गुड्डा, जो उसके मन में चल रहा होता है उसी को बताएगा। फिर उसके बाद हमने कौन सा बताया था गुड्डा, फिर उसके बाद हमारा था बिट्टू वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट था। कौन सा था गुड्डा, वाक्य पूर्ति परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि SCT। क्या बोलते हैं गुड्डा, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण हम इसको बोलते हैं गुड्डा। अब ये जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है इसको कौन लेकर आया था बिट्टू, तो पाइन व टेंडलर लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, पाइन और टेंडलर लेकर आए थे। 1930 में लाए थे, और वाक्य अधूरा छोड़ दिया जाता है जिसे बच्चा आगे बढ़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा, बिल्कुल मेरा बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा होता है। कोई दिक्कत, फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा कोई दिक्कत किसी को भी हो। अब आ जाओ नेक्स्ट 4, ये रिवीजन में थे। अब आज से जो हम कर रहे हैं
वो कर लेती हूँ। तो नया पेज ले लूं क्योंकि रिवीजन वाले तो मैं हटा ही दूंगी पेजेस को बाद में। तो हमारा कल कितने कितने हो गए थे बेटा? 4 हो गए थे ना, तो 5वां, इसको बोलते हैं शब्द साहचर्य। क्या बोलते हैं? शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण, तो इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? शब्द साहचर्य परीक्षण। इसको हम बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी शब्द साहचर्य परीक्षण। अब ये परीक्षण चलता कैसे है, इस परीक्षण को ध्यान से समझना है। अब इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी गाल्टन ने। किसने की थी? गाल्टन ने। लेकिन गाल्टन ने उस समय ज्यादा शब्द नहीं लिखे थे। गाल्टन वही है बेटा फ्रांसिस गाल्टन। हाँ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सॉरी, गाल्टन वही है बाबू, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है ना। तो 1879 में अपना गाल्टन जो है, फ्रांसिस लिख दो पूरा, फ्रांसिस गाल्टन। तो 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने 75 शब्द, है ना, शब्दों की सूची बनाई। ध्यान से समझना, अभी दिमाग में बिठाऊंगी ये क्या होता है। 75 शब्दों की क्या बना दी बेटा? सूची। फिर इसको 1904 में युंग ने, युंग कौन है अपना? वही है युंग, किसका? युंग कह लो, जुंग कह लो, जो अपना कौन है भैया जी? अपने सिगमंड फ्राइड साहब भैया का चेला है, यानी सिगमंड फ्राइड भैया का क्या है? शिष्य है ना। हाँ, इसको फ्री वर्ड एसोसिएशन बोल दो, है ना, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी फाट बोल सकते हो आप, फाट मत बोल देना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा? 1904 में युंग ने 100 शब्द दिए। कितने दिए? इसमें 100 शब्द सूची जोड़ दी, 100 शब्द दिए। इसमें 50 शब्द निरर्थक होते हैं, 50 दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। 50 शब्द कैसे होते हैं? निरर्थक, जिनका कोई मतलब नहीं होता। 50 शब्द कैसे होते हैं? निरर्थक। और 50 कैसे शब्द होते हैं? 50 यूजफुल डेली लाइफ के शब्द होते हैं, डेली लाइफ के शब्द होते हैं। 50 यूजफुल कैसे शब्द होते हैं? तो हम कहेंगे डेली लाइफ के शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तो हम कहेंगे डेली लाइफ के शब्द होते हैं। 50 यूजफुल कैसे शब्द होते हैं? तो हम कहेंगे डेली लाइफ के शब्द होते हैं। अब इसमें किसी के मन में क्या चल रहा है, कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से सुनना। एक मूवी है गुड्डा, देखी हो तो बताइएगा, नहीं देखी तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मनोविज्ञान की दुनिया में एक नुकसान करवा बैठे। एक मूवी है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। उस मूवी के अंदर इरफान जो खान है, फरहान अख्तर जो है, फरहान अख्तर खूब खुशमिजाज आदमी और शेरो शायरी करने वाला आदमी है, अचानक से चुप है। उसकी क्या मन में है पता नहीं लग रहा। तो उसके दोस्त ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो उसको कहते हैं, इसमें होता क्या है, मैं तुम्हारे सामने कुछ शब्द बोलूंगी, कुछ तो ढंग के बोलूंगी, कुछ ऐसी मेरे मन में जो आ जाएंगे वो, और उन शब्दों को सुन के तुम्हारे दिमाग में जो पहला शब्द आए तुम्हें उसका वो बोलना होता है। उससे पता पड़ जाता है कहाँ लोचा है, क्या लोचा है। तो उससे पूछते हैं जिंदगी, तो कहता गुलजार है। फिर कहते हैं एक गर्लफ्रेंड का भी नाम लेते हैं, तो कहते हैं वो, तो कहता है एकदम बढ़िया, है ना, ये सब। फिर वो एक साथ उससे पूछते हैं फादर, है ना, तो वो चुप हो जाता है। तो बोलते हैं हाँ प्रॉब्लम यही है। फिर वो बताता है कि मेरे जो फादर हमेशा मेरी पीटीएम में आए, हाँ सेनोरिटा वाला गाना वही, मेरे फादर जो हमेशा मेरी उसमें आए, है ना, क्या बोलते हैं, पीटीएम में, वो मेरे एक्चुअल फादर नहीं है, मेरे एक्चुअल फादर तो कोई बहुत बड़े पेंटर हैं। तो बोलते हैं अच्छा ये बंदा तेरा पाप है? तो बोले हाँ। तो बोलते हैं मिलने जाना है। तो बोले चलो चलते हैं, मिलने के लिए चलते हैं, ठीक है ना। तो वो मिलने के लिए जाते हैं। तो वो वहां उसको देखता है कि तुमने क्यों छोड़ दिया? तो बोले तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ को चाहिए था घर, और मैं एक खिलंदड़ आदमी था, तो मैं तो मतलब एकदम अपना जीवन एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था। तो उसने किसी और से शादी कर ली और मैं अपना जीवन बढ़िया बिता लेता हूँ। फिर उसके दोस्तों, वो खुद ही रियलाइज करता है कि मेरे अंदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी न उठाने की फीलिंग है, कि मेरे अंदर मेरे पिताजी के स्पर्म के चलते आ गई है, ठीक है ना। तो ये शब्द आप किसी के भी साथ खेल सकते हो। आपका कोई दोस्त है, परेशान है, और या फिर मन में क्या चलता है उसके बताता नहीं है, तो आप उसको नैनो सेकंड में जवाब देने के लिए बोलो। जैसे अभी आप और मैं इस गेम को खेलें, है ना, तो देखो माँ, जल्दी बोलो क्या क्या मन में आ रहा है? माँ, मदर, क्या क्या मन में, क्या सब तुरंत पहली बार क्या समझ में आया? माँ बोलते ही, जैसे मैंने माँ बोला, तुम्हारे मन में क्या आया? बोल दो, उसकी उल्टी कर दो जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे बात कर लियो विशाल एक बार, है ना। हाँ, तुम्हारे मुंह में कुछ विचार ही नहीं आ रहे? देखो,
तुम सोच रहे हो इसलिए तुमने लिखा नहीं, बाकी तुम जितना बोलते हो उसके चलते तो मैं माँ बोलने में मैं भी निकलता ना तो भी तुम यहाँ पे भर देते पूरा, बहुत अच्छी, केयरिंग, बेस्ट, जो भी है। पापा तो कोई लिखेगा खड़ूस, खतरनाक, है ना, कोई लिखेगा सुकून, कोई लिखेगा ममता, नहीं बापता, कुछ भी लिखेगा, है ना। नौकरी, बोलो 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 बोलो, जो भी मन में आए तुरंत तुरंत क्विकली बोलो। नौकरी तुरंत आते ही बोल दो फटाक से कि क्या तुम्हारे मन में आ रहा है, सोचो मत इतना कि मैं बहुत सोच समझ के लूंगा। क्या मतलब नौकरी, क्या नौकरी, दुनिया, नौकरी, अच्छे, देखो पापा केवल अच्छे ही रहे, पापा अच्छे से ज्यादा अच्छे हो ही नहीं सकते दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो मतलब क्या बेस्टेस्ट कुछ होता ही नहीं, औलाद खतरनाक। तो नौकरी, जैसे निगार ने कहा चाहिए, है ना। अब जैसे मैं कहूँ सिगरेट तो तुम कहो बेकार की चीज, फिर मैं कहूँ दारू तो तुम कहो एकदम मजेदार चीज, फिर मैं कहूँ केक तो तुम कुछ और कहो, फिर एक साथ में बात निकाल के लेके आऊं गार्गी मैम, तो अब तुम गार्गी मैम पे कोई आदमी है सोचो बहुत बुरी हमारी बोलने की आजादी छीन लेती है ये, है ना, जब देखो जब। और फिर कोई ये कहे कि देखती ही नहीं है ये पढ़ाते समय, तो हम कुछ भी लिखें ये देखती ही नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के मूड में रहती हूँ कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए कि मेरी बारी आएगी तब मैं बात करूंगा, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। तो ये इससे क्या है पता लग जाए। अब तुम मुझे रैंडमली मतलब ऐसे मैं पूछूं और बताओ बेटा कैसे हो, तो तुम एकदम बहुत सोच समझ के जवाब दोगे। और अगर मैं तुमसे ऐसे ये है ना वर्ड एसोसिएशन टेस्ट खेलूं, जो गाल्टन ने कब बनाया था 1879 में बनाया, उसने 75 शब्द रखे। इधर युंग ने पूरे 100 शब्द रखे 1904 में, और उसमें 50 यूजफुल और 50 बेकार के, है ना। तो उसके अंदर है ना, क्या मेरे पति का सपना, गार्गी मैम तेरे पति का सपना क्यों होंगे, ओए ले बहन, तेरे पति का सपना मैं क्यों हूं, तेरे पति का सपना तू होनी चाहिए ना गुड़िया, ये क्या सीन है ना। तो ये तो मामला ही खराब कर रही है यार ये किसी और पे लिख रही होगी यार नौकरी में, ठीक है ना, आ जाओ तो ये जो होगा, ये जो अंतर मन में किसी चीज के लिए क्या चल रहा है, आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता। आपके जो बोलते हैं ना, हमारे जो सबकॉन्शियस में जो चल रहा होता है वो तुरंत निकल के आ जाता है, ठीक है ना। हमारे जो सबकॉन्शियस में जो चल रहा होता है वो तुरंत निकल के आ जाता है। तो ये याद रहेगा, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, है ना, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट याद रहेगा बेटा। अच्छा हंस रहे आ जाओ। अब है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। तो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, तस्वीर कुंठा परीक्षण, क्या कहेंगे, तस्वीर कुंठा परीक्षण, तस्वीर कुंठा परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। अब देखो देखो ये भी बहुत मजेदार है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। अच्छा, एक आदमी ये कह रहा है, आप उससे पूछो कोई दिक्कत है, कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, कोई तो बात होगी, वो कह रहा नहीं 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 एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप कह रहे हो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, और बिल्ली जैसा मुंह बना के घूम रहा है, तो तुम्हें तो समझ में आ गया या तो इसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है या इसके मन में कोई बात चल रही है, ठीक है ना। तो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट 1949 में गुड्डा कौन लेकर आए थे, रोजन विंग लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे गुड्डा, रोजन विंग लेकर आए थे। कौन, रोजन विंग। कौन लेकर आए थे बाबू, रोजन विंग लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे गुड्डा, 1949 में लेकर आए थे। अब इसमें क्या होता है बेटा, तुम्हें 24 कार्टून दिखाए जाते हैं, 24 कार्टून के चित्र दिखाए जाते हैं। तो क्या दिखाए जाते हैं तुम्हें, 24 कार्टून, है ना, कार्टून्स के चित्र, 24 कार्टून्स दिखाए जाते हैं, जिसमें 12 तो मेल के होते हैं, मेल कार्टून, है ना, और 12 ही फीमेल कार्टून्स होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अब उनको देखकर आपकी फ्रस्ट्रेशन का पता लगाया जाता है कि आप किस चीज पे फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। मैम क्वेश्चन में गार्डन नहीं है बेटा प्रियांशु, गाल्टन है वो, है ना। क्वेश्चन में गार्डन या युंग है तो उसको सही मानना है, आप युंग को लेके चलोगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट युंग का ज्यादा आजकल के समय में किसका चलता है, युंग का चलता है, तो हम युंग को लेके चलेंगे। फ्रांसिस गाल्टन ने उसकी शुरुआत की थी। तो 12 मेल्स के कार्टून्स होते हैं और फीमेल्स के भी 12 के लिए नहीं, मतलब 12 ऐसे कार्टून होंगे जिसमें मेल कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे। हाँ, जेएल मोरेनो की भी 1949 है, मनोनाटकी विधि जैसे बोलते हैं। बिल्कुल सुमित, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दुख की भी बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, बल्कि लाड़ो तुझे याद है मेरा बच्चा। तो इसमें 12 मेल्स के कार्टून होंगे। अब मेल्स जैसे सपोज करो बाइक चलाता हुआ एक मेल हो गया, है ना, कार चलाता हुआ मेल हो गया, स्मोक करता हुआ, जो भी आज के जमाने में हम जो देखते हैं मेल जो कर रहे हैं, फीमेल जो कर रही है वो कार्टून। अब
उस कार्टून्स को दिखाकर आपको उन पर बोलने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस चीज पे तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है, जिस चीज पे तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन कहां निकल के आएगी? हाँ, कार्ल युंग, वही एक युंग है बेटा, इसमें वही एक युंग है, वही जो सिगमंड फ्राइड के शिष्य हैं, कार्ल युंग, वही जो जुंग भी कहलाए जाते हैं। तो हाँ, तो उसमें तुम्हारी वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आएगी, ठीक है ना। उसमें हमें पता लगेगा कि क्या फ्रस्ट्रेशन है, किस चीज पे बच्चा परेशान रहता है, किस चीज पे लेकर व्यक्ति परेशान है। जैसे सपोज करो एक है ना, एक ऐसी उसके अंदर फिगर बनाई हुई है, एक ऐसा कार्टून बना रखा है, कैरिकेचर, जिसमें हमारे यहाँ मानते हैं ना कि महिलाएं जो है वो सारे काम करेंगी, घर के भी काम करेंगी, बच्चे भी संभालेंगी, ये भी देखेंगी, वो भी देखेंगी, ऐसा एक पिक्चर है ना। उसको देख के एक महिला फट पड़े, कहते हाँ यही तो देवियां बना बना के हमारे बैंड बजा रखी है, हमें देवी बोल दो बस कि तुम किचन में बनाओ, ये किचन का भी काम ये करना है, बच्चे भी हमें ही संभालने, ये भी हमें करना है, जॉब भी हमें देखनी है, फलाना भी हमें देखना है। तो तुम समझ जाओगे उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन का कारण है एक्सेसिव ओवरबर्डन। तो वो पिक्चर दिखाते ही जो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, तो उससे पता लगता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट से कि किस विषय पर आपकी कुंठा है। कुंठा समझते हो ना, फ्रस्ट्रेशन किस चीज पर है आपको, है ना, समझ रहे हो ना। तो आपको ये पता लगता है काय चीज पर आपको फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना। अब एक और सातवां लिख लो, सातवां लिख लो, जिसको आप कहोगे मनोनाटकीय विधि। क्या कहोगे? मनोनाटकीय विधि। मनोनाटकीय विधि जो जेएल मोरेनो लेकर आए हैं, मनोनाटकीय विधि, है ना, साइको ड्रामा, इसको हम बोलते हैं साइको ड्रामेटिक मेथड। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इसका प्रयोग तुम भी अपने जीवन में किया करो। साइको ड्रामेटिक मेथड, ये मनोनाटकी विधि, ये कौन लेके आए? जेएल मोरेनो। कौन लेके आए गुड्डा? जेएल मोरेनो। और कब लेके आए गुड्डा? तो कहना 1949 में लेकर आए थे। इसमें क्या करते हैं? साइको ड्रामेटिक, आपके कोई बच्चा आपसे मिला, है ना, आप टीचर बनोगे, तो आपके कोई बच्चा आपके मिला और वो बोल ही नहीं रहा, है ना, बात ही नहीं कर रहा। अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करा कि आपने उसको ड्रामा की तरफ डाल दिया, यानी आपने उसको थिएटर ग्रुप में डाल दिया। अब जब थिएटर ग्रुप में आपने उसको डाल दिया, तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा ड्रामा, थिएटर, गाना, नाच, है ना, छोटी छोटी स्किट, इनके माध्यम से उसकी फ्रस्ट्रेशन को, इनके माध्यम से उसके अचेतन में जो चीजें चल रही हैं, है ना, उनको बाहर निकाला जाता है। इसीलिए आप ये देखोगे कि जितने भी लोग स्टेज, थिएटर, ड्रामा करते हैं, उनके पास एक मंच होता है अपनी बात को कहने का, तो ये लोग परेशान कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा तो कोई हो सकता है जीवन में, आप बताओ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको जीवन में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हर व्यक्ति को लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई दुखद इच्छाएं, मतलब कोई ना कोई अतृप्त इच्छाएं, कोई दुखद अनुभव, है ना, कड़वी यादें सब होती हैं जिन्हें हम अपने अचेतन में दबाते रहते हैं। लेकिन अगर आपको थिएटर का मौका मिले, आपको स्किट, ड्रामा, प्ले ये करने का मौका मिले, तो आप ये यकीन मानो आप ज्यादा खुश रहते हो, आप हैप्पी रहते हो, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा होता है उसको आप बाहर निकाल लेते हो, उसको आप क्या कर देते हो? बाहर निकाल लेते हो। तो ये एक तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइको ड्रामेटिक मेथड। कौन लेकर आया था? जेएल मोरेनो लेके आए थे। कब लेके आए थे बेटा जी? तो कहोगे 1949 में लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1949 में। फिर है नवा, आठवां, ड्रॉ अ मैन। क्या कहोगे? ड्रॉ अ मैन। ड्रॉ अ मैन। देखो, एक है ड्रॉ अ पर्सन और एक है ड्रॉ अ मैन। ड्रॉ अ पर्सन मैंने आपको बताया गुड इनफ का है, वो बुद्धि का परीक्षण है। ड्रॉ अ पर्सन क्रियात्मक परीक्षण है, बुद्धि का परीक्षण है। और कौन लेकर आया उसे? गुड इनफ लेकर आए। ड्रॉ अ मैन, ड्रॉ अ मैन, ड्रॉ अ मैन, ये मैकहोवर का टेस्ट है। ये कौन लेकर आया था? इसे किसने बनाया? मैकहोवर। मैकहोवर ने बनाया था। और 1926 में कि आपको कहा जाएगा कि आप एक इंसान का चित्र बनाइए। और जब आप एक इंसान का चित्र बनाओगे, तो जब वो आप एक चित्र बनाओगे, तो आपके अंदर जो विचार होते हैं, वो अनकॉन्शियस ब्रेन में जो विचार हैं, वो बाहर निकलते हैं। निगार, फिर गलती। ड्रॉ अ पर मैं मार लगाऊं तुम्हारे यहाँ। ड्रॉ अ पर्सन, देखो जाके नोट्स खोला करो अपने।
ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट जो है क्या कहोगे? अच्छा सॉरी, हाँ, अरे ड्रॉ अ पर्सन, हाँ ड्रॉ अ पर्सन है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गड़बड़ी हो गई। ड्रॉ अ पर्सन है, वो तो वो कौन सा है, वो कौन सा है? ड्रॉ अ पर्सन तो ये है हमारा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ड्रॉ अ पर्सन, ये हमारा ड्रॉ अ पर्सन है ना, ड्रॉ अ पर्सन, ये हमारा ड्रॉ अ पर्सन, ये मैकओवर का है। ड्रॉ अ पर्सन, ये हमारा मैकओवर का है, और उसमें हम क्या बनाते हैं? हाँ हाँ, सही कह रहे थे, सही कह रहे थे। ये ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट जो है, ड्रॉ अ पर्सन, ये जो हमारा टेस्ट है, ये किसका है? मैकओवर का है। किसका है? मैकओवर का है। और वहां पे ड्रॉ अ मैन जो है, वो ड्रॉ अ मैन जो है, वो हमारा टेस्ट किसका था? वो हमारा बुद्धि का टेस्ट है, गुड इनफ का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे गुड इनफ का है, फ्लोरेंस गुड इनफ का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, 101%। तो ड्रॉ अ पर्सन आ जाए मैकओवर का 1926 में, ड्रॉ अ मैन आ जाए तो बुद्धि का, बुद्धि में भी आपका अशाब्दिक परीक्षण किसका? गुड इनफ का, ठीक है ना। हाँ, ड्रॉ अ पर्सन, ये मैकओवर का है। ड्रॉ अ पर्सन किसका है बेटा? डीपीटी मैकओवर का है। ड्रॉ अ पर्सन किसका है? डीपीटी मैकओवर का है। अच्छा, डीपीटी किसका है? मैकओवर का है। डीपीटी किसका? मैकओवर का। अब लास्ट नवा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट वही कि आपको कहा जाए बादल देखो, और बादलों को देखकर आप बताओ कि आपको बादलों में कौन सा चित्र नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये किसका है? स्टर्न का है। ये किसका है? स्टर्न का है। एक बार हम सारे रिवाइज करेंगे, विद ईयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, युंग ने बुद्धि में भी काम किए, क्यों नहीं किए। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम प्रॉपरली लेकर चलेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे सारी चीजें। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट 1937 स्टर्न, 1937 किसका? स्टर्न का। चलो अब एक बार प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं, अब तक हमने जितना भी करा उसको पूरे को। सबसे पहले प्रक्षेपी विधियों की बात करें, है ना। प्रक्षेपी विधि और आंख बंद करके इसको रिवाइज और रिकॉल करना। प्रक्षेपी विधि मतलब इतना घाघ व्यक्ति है जो अंदर से निकालना नहीं चाह रहा, तो तुम उसके मन की चीजें निकलवाते हो। तो सबसे पहले थैमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कहानी प्रसंगबोध या अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन मुर्रे लेकर आए 1935 में। 31 कार्ड होते हैं, 10 मेल के, 10 फीमेल के, 10 दोनों के, एक खाली। खाली में उनको कार्ड को देखने के बाद उनके मन में जो विचार आता है, तो उनको वो उस खाली में कहानी के तौर पर लिखना होता है। एक बार में कितने कार्ड इस्तेमाल होते हैं? तो एक बार में आप केवल 20 कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 19 कार्ड जिन पर चित्र होते हैं और एक कार्ड खाली, जो उन चित्रों को देखकर आपके मन में क्या विचार आए कहानी लिखने के लिए होता है। चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट 3 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए लियोपोल्ड ब्लॉन्क लेके आए, 1948 में लेकर आए। कब लेकर आए? 1948 में लेकर आए, लियोपोल्ड ब्लॉन्क लेकर आए। कहाँ लेके आए? कौन लेके आया बेटा? ठीक है, चल हटा, ठीक है ना। कौन लेके आया? लियोपोल्ड ब्लॉन्क लेके आया। अब इसमें क्या होता है? 10 कार्ड होते हैं, जानवरों के कार्ड होते हैं, है ना। जानवरों के कार्ड होते हैं, पेड़ पौधों के, है ना, क्या बोलते हैं, तितली वितली, रंगीन कार्ड होते हैं। बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो निकल के आता है। इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोशा का शाही धब्बा परीक्षण 1921 में। इसमें 10 कार्ड होते हैं, उन पर अलग अलग इंक की धब्बे पड़े होते हैं। उन धब्बों में बच्चे को क्या आकृति नजर आ रही है, व्यक्ति को क्या आकृति नजर आ रही है, वो उसको बताना होता है। और बच्चा या व्यक्ति जो आकृति बताएगा, वो एक्चुअली उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या चल रहा है, वो बाहर निकलता है। तो हरमन रोशा का इंक ब्लॉक टेस्ट 1921 में आया। 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड ब्लैक और व्हाइट होते हैं, 2 कार्ड ब्लैक व्हाइट और रेड कलर के धब्बे होते हैं, 3 कार्ड पर रंगीन धब्बे होते हैं, ठीक साहब। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, पाइन और टेंडलर का 1930 में आया। वाक्य की पूर्ति करनी होती है। फिर आता है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको FWAT बोलते हैं, या कह लीजिए मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको सबसे पहले 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने शुरू किया था, लेकिन फ्रांसिस गाल्टन ने उसमें 75 शब्द रखे थे। उसके बाद 1904 में इसे युंग ने शुरू किया, और युंग ने इसके अंदर 100 शब्द रखे। इसमें 50 तो बेकार के शब्द होते हैं और 50 बहुत यूजफुल शब्द होते हैं। 50 बेकार के और 50 यूजफुल शब्द होते हैं जो लाइफ से जुड़े होते हैं। और इसमें
आपके सामने वो निरर्थक और अर्थक दोनों शब्द बोले जाते हैं और तुरंत आपके दिमाग में जो बात आती है ना, उस शब्द को सुनकर वो तुरंत के तुरंत आपको बोलना होता है, ठीक है ना। कोई एज नहीं है आरोही, अगर एज होती तो मैं खुद बताती। चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट, तो वो वहां एज की बात होती है, बाकी तो सबके लिए है। समझ में आ रही है ना। अगर एज का पर्टिकुलर मुद्दा होता तो आपको लगता मैं नहीं बताती, मैं 101% बताती। शब्द साहचर्य के बाद में, उसके बाद आप कहोगे, उसके बाद पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट किसका है, रोजनविंग का है, यानी तस्वीर कुंठा परीक्षण, कि किसी व्यक्ति को 24 कार्टून्स दिखाए जाते हैं जिसमें 12 मेल्स के 12 फीमेल्स के होते हैं। रोजनविंग लेकर आए थे 1929 में। किस चीज पे व्यक्ति को कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको हम लेकर आते हैं, ठीक है ना। बेकार 50 शब्द इसलिए होते हैं कि डायरेक्ट अगर आप लॉजिक की बात पे आ जाओगे तो व्यक्ति बहुत सोच समझकर जवाब देने लगेगा। तो आप पहले ऐसे ही शब्द बोलते हो, जैसे मैंने बोले थे कि आइसक्रीम का क्या मतलब है, नौकरी क्या है ना, तो मैंने वो रैंडम तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के शब्द बोले। फिर अंत में मैंने तुमसे पूछा गार्गी मैम, तो तुमने अपने अपने विचार बताए। तो मुझे जो पूछना है उसके लिए शुरू करने से पहले मैं और भी शब्द बोलूंगी, तो मैंने तुम्हें पहले क्या करा, फ्रेंडली करा। तो इसमें क्या है कि मैंने आइसक्रीम है ना, और क्या बोलते हैं पिज्जा, इस पे क्या विचार है, चाय पे क्या विचार है, ये पूछा। शुरू में मैंने तुम्हें सीरियस क्वेश्चन, सीरियस वर्ड पूछे, यूजफुल शब्द पूछे, जैसे माँ क्या है, पिताजी क्या है, तो तुमने एकदम सोच सोच के जवाब दिया। फिर मैंने तुम्हें बीच में एकदम बिल्कुल लो कर दिया कि अरे कुछ भी बोल सकते हैं जो मन में आए। फिर एक साथ मैंने तुमसे तुरंत से पूछ लिया, तो ये बात। फिर आती है साइको ड्रामेटिक विधि, मनोनाटकी विधि, जेएल मोरेनो लेकर आए 1949 में। किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन में क्या चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट विधि है कि उसको ड्रामा थिएटर कराया जाए। फिर उसके बाद ड्रॉ अ पर्सन, मैकहोवर लेकर आए। ड्रॉ अ पर्सन किसका है, मैकहोवर का है। ड्रॉ अ पर्सन किसका है, मैकहोवर का है। ड्रॉ अ मैन किसका है, गुडइनफ का है। ड्रॉ अ मैन बुद्धि का परीक्षण है। ड्रॉ अ पर्सन किसका परीक्षण है, ड्रॉ अ पर्सन हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण है, और वो भी कैसा परीक्षण है, प्रक्षेपी विधि है। 1926 में कौन लेकर आए, मैकहोवर लेकर आए। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, बादलों में आपको क्या पिक्चर नजर आती है, 1937 में स्टर्न लेकर आए। तो 1937 में स्टर्न का कौन सा क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट मैकहोवर का 1926 का। डन हो गई, पूरी प्रक्षेपी विधियां हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अप्रक्षेपी विधि की। अब हम किसकी बात करेंगे गुड्डा, अप्रक्षेपी विधि की हम बात करेंगे। तो अब अप्रक्षेपी में पहले मैं सब्जेक्टिव मेथड, जिसको हम व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ बोलते हैं, वहां से शुरू करती हूँ। तो अप्रक्षेपी विधियों की अगर मैं बात करूं गुड्डा, सोना, अगर मैं अप्रक्षेपी विधियों की बात करूं तो पहले वालों को हटा दूं, वरना क्या रहता है थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जो हमने पहले कर लिए हैं उनको मैं हटा देती हूँ, तो क्या रहेगा, वो वही चीजें वरना जोड़ देते हैं एग्जाम में, है ना, वो जो पीडीएफ बनाएंगे। आ जाओ, अप्रक्षेपी विधि में सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मैंने बताया ना, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, तो इसीलिए हम इनको आत्मनिष्ठ विधि बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति हो सकता है, मैं जब आपको बीच में आपकी किसी बात का जवाब नहीं देती हूँ पढ़ाते समय, तो किसी व्यक्ति को हो सकता है ये लगे कि गार्गी मैम कितना गलत करती हैं, और किसी व्यक्ति को ये लगे कि गार्गी मैम कितना सही करती हैं। पढ़ते समय पूरा फोकस यही, टॉपिक से अलग कोई बात नहीं। टॉपिक से रिलेटेड कोई बात होती है तो मैम उसको दोबारा रिवाइज कराती हैं, 3 बार भी कराती हैं, तो ये ठीक है ना, ऐसा वाला मामला। तो हम जब बात करते हैं सब्जेक्टिव मेथड, तो सब्जेक्टिव मेथड में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता पड़ रहा है, लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं हम सिर्फ उतना पता लगा पाएंगे, या व्यक्ति जो बताना चाह रहा है सिर्फ उतना पता लगेगा, और चीज नहीं पता लग पाएगी। तो उसमें सब्जेक्टिव मेथड में सबसे पहले बात आती है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है बेटा, कि मैं खुद से बताऊं कि मैंने बहुत गरीबी झेली है। अब जैसे तुम देखो, अगर अमिताभ बच्चन के बारे में उनसे कभी पूछा जाए तो वो क्या बताते हैं कि हम, है ना, हमारा बड़ा मन था, हम आ गए यहाँ पर और हम ये करने लग गए, हम 2 दिन भूखे रेलवे स्टेशन पर सोए। हो ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन के जो मदर थी तेजी बच्चन, और अमिताभ बच्चन के जो फादर थे हरिवंश राय बच्चन जी, वो जो ये लिपिक होते हैं ना, लिपिक, जो भारत सरकार के मुख्य हिंदी के, ऐसे समझ लो एज अ रीडर थे। कोई डॉक्यूमेंट अगर भेजा जा रहा है या आ रहा है उसकी रीडिंग करते थे, सेल्फ अच्छी खासी जॉब। तेजी बच्चन ये जो थी, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी, इनकी परम मित्र थी। और ये पढ़े भी कहां से हैं, ये पढ़े भी कहां से हैं,
अमिताभ बच्चन जी शेरवुड जो कॉलेज है, स्कूल है, वहां से पढ़े हुए हैं, मतलब बहुत ही महंगे कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो कितना अजीब लगता है सुनने में कि वो आदमी यूं कह रहा है कि हमने साथ भूखे रात गुजारी। झूठ है ये। क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने जब हम झूठी कहानी परोसते हैं जिसमें हम मतलब जिसमें हम लाचार नजर आते हैं, तो वो एकदम अलग ही नजर आता है। अब ऐसे ही शाहरुख खान के लिए कि वो गौरी के पीछे पीछे चला आया और वहां पे समुद्र के किनारे खड़ा होके ऐसे रो रहा है चीख चीख के कि गौरी गौरी, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रो जाते हैं, और फिर उसके पास कुछ भी नहीं था। शाहरुख खान के फादर उस समय पर, है ना, एनएसडी, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा, उसमें कैंटीन रन करते थे। नसीरुद्दीन शाह और जितने भी बड़े बड़े, है ना, आज के समय के वो लोग हैं, उनको उसने देखा है शाहरुख खान ने। इसके अलावा उसके जो फादर थे वो किन की फैमिली से बिलोंग करता है शाहरुख खान, पता है किन की फैमिली से बिलोंग करता है? अरे ये 2 मिनट रुकना। इसके शाहरुख खान के फादर ने मौलाना साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के अगेंस्ट में दिल्ली में इलेक्शन लड़ा है। उस जमाने में आदमी बिना पैसे के लड़ लेगा, है ना। इनके पेरेंट्स के नाम पे, इनकी मदर के नाम पे उस समय तो कोयले का वो मिलता था, तो कोयले की वो पूरी आती थी इनके नाम पे। ये कोयले को बेचते थे। अरे वो क्या होते हैं, वो जो राशन की दुकान जो टाइप में रहती है वो था। तू आदमी झूठ बोल रहा है कि मैं भूखा सोया हूं, मैं गरीब रहा हूं। तेरे पास फिएट कार थी उस जमाने में, तो गप भी उतनी मारनी चाहिए आदमी को जितनी बढ़िया लगे। लेकिन ये झूठ क्यों फैलाए जाते हैं, है ना? ये झूठ इसलिए फैलाए जाते हैं क्योंकि आम आदमी को हीरो कौन नजर आता है? जो हमारे बीच में से निकल के आए, है ना। अब देखो, आप एक सिंपल सी बात है ना, आपको हमें कोई क्यों नजर आता है? क्योंकि तुमने हमेशा देखा है कि गाड़ी की दीदी यही टी शर्ट पहन के आती है, इसके अलावा दीदी पहनती भी नहीं है कुछ, पूरे दिन भर में टाइम ही कहाँ मिलता है। तुमने देखा है कि हमारी जीवन तुम्हारी की तरह नॉर्मल है। मेरे घर में भी प्लास्टर टूटा होता है, मैं भी वही, शाम में कोई फोन कर रहा है कोई बच्चा, तो मैं भी हाँ बेटा 2 मिनट बोलता चल। मैम आप खाना बना रही हैं? हाँ बेटा खाना भी बना रही हूँ, अभी बर्तन भी साफ करने, तो बोलता चल। तो इससे क्या होता है, आप कनेक्ट होते हो कि जब इनसे हुआ तो हमसे भी होगा ना। अब लेकिन जो आदमी पहले से पैसे वाला, अब वो कैसे कनेक्ट करेगा? वो कैसे कनेक्ट करेगा? उसको आम जनता का हीरो बनना है ना। उसको अब आज के जमाने में, उस जमाने में तो इतना रिसर्च भी नहीं होती थी। अब अनन्या पांडे ने कह दिया मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। उसकी कितनी बेइज्जती होती है आज तक अनन्या पांडे की, तूने स्ट्रगल किया, तेरा बाप ऑलरेडी बड़ा सेलिब्रिटी और तुम पे तो पैसा, इतना सब कुछ, तुम इतने बड़े बड़े ब्रांड की होस्ट हो, तुम्हें लगता है कि तुमने स्ट्रगल किया तो हम जो आदमी मजदूरी कर रहा है उसकी क्या? तो वो कनेक्ट नहीं कर पाई ना आज तक। ये लोग उस जमाने में कनेक्ट कर गए क्योंकि झूठी कहानियां फैल गई कि यार शाहरुख खान जो मतलब गरीब लड़का, बाप खत्म हो गया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब जितने भी आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, यूपीएससी एक झूठ हर बार फैलाता है, यूपीएससी नहीं मीडिया फैलाता है। जैसे ही आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, बनते हैं, है ना, तो कैसी कहानियां निकल के आती हैं, देखिए कैसी कहानियां निकल के आती हैं। ऐसी कहानियां निकल के आती हैं, इसके पापा ईंट के भट्टे पे काम करते थे और लड़की ने मेहनत कर करके ये करा। मैं आपको गारंटी देती हूं कि ईंट के भट्टे पे काम करने वाले मम्मी पापा का बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिली और कोई गाइडेंस नहीं मिला तो यूपीएससी 1 नहीं 6 बार में भी नहीं निकाल पाएगा। उसको बहुत पहले, यूपीएससी निकालने से बहुत पहले उसको उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा, या उसकी एजुकेशन का बैकग्राउंड कुछ ऐसा स्ट्रांग हुआ होगा, या उसने उसको कोई ऐसी जॉब मिली होगी जहां से वो पहले थोड़ा ठीक हुआ, उसको सही डायरेक्शन मिला और फिर उसके बाद वो आईएएस की तरफ पहुंचा। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बन सकता आईएएस। आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा चाहिए। आपके पास किताबें तो खरीदोगे ना, सब कुछ छोड़ो, कुछ नहीं खरीदा, किताबें तो खरीदोगे, किताबें बहुत महंगी है और 1-2 किताबों से नहीं चलता, बहुत किताबों से। चलो तुमने घर से पढ़ाई की, किताबें बहुत महंगी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई आप कोचिंग कर रहे हो, आप एकदम अपने आप को दुनिया से बिल्कुल काट के पढ़ रहे हो, एक रूम चाहिए, एक पंखा चाहिए, इतना तो बेसिक चाहिए। तो उसके लिए लगता है। बहुत कम लोग होते हैं किनकी तरह ये वो क्या नाम था 12th फेल के जो वो हीरो थे पंकज शर्मा, उनकी तरह बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने खुद के बूते पे निकाला होता है और उनको बहुत साल लग गए होते हैं। उनको भी लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला होता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन वो जो मीडिया जिस तरीके से फैलाता है वो मामला बहुत, मनोज शर्मा, तो वो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। मीडिया ये फैलाता है, ग्लोरीफाई करता है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मीडिया ये भूल जाता है कि मुझे ये भी बताना होगा कि इसके पीछे बहुत सारे लोग थे जिनको पता था यूपीएससी की कौन सी सटीक किताबें हैं, जिनको पता था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किनका डायरेक्शन चाहिए होता है, किस दिशा में जाना चाहिए होता है। ऐसे तो खेतों में तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं निकल जाते आईएएस? ऐसे नहीं होता, पर झूठ बोला जाता है। तो ऐसे ही आत्मकथा विधि सब्जेक्टिव है, अप्रक्षेपी, पूछा जाएगा और सामने वाला बताएगा। तो तुम्हें याद होगा विलियम वुंट और टिचनर महोदय याद है, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आत्मा के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो लोगों ने पूछा आत्मा कैसे स्ट्रक्चर, कहां देख रहे हो आत्मा की संरचना? तो बोले हम आत्मनिष्ठ विधि का प्रयोग करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमारी आत्मा की संरचना कैसी है, चेतना की संरचना कैसी है ना। तो इन्होंने क्या करा, इसी आत्मकथा विधि का प्रयोग किया। किसने? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। ये टिचर कर दिया यार, टिचनर, मैं काट देती हूँ, टिचनर। विलियम वुंट और उनके शिष्य कौन है? टिचनर है। कौन है बेटा जी? टिचनर। कौन है बेटो? टिचनर है। विलियम वुंट और उनके शिष्य कौन है? तो आप कहोगे टिचनर। ठीक है, इन्होंने। तो इसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन की विशेष घटनाओं को सामने लाता है। तो ये परंपरागत या ट्रेडिशनल मेथड है। कैसा मेथड है बेटा जी? ट्रेडिशनल मेथड है आत्मकथा विधि। अब आत्मकथा विधि में हर आदमी अपना बेस्ट चीज ही बताता है। नरेंद्र मोदी हमेशा आज तक ही बताते हैं हमने चाय बेची है, तो हर आदमी अपना बेस्ट ही बताता है। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि चाय बेचने का समय बहुत पुराना बीत गया, उसके बाद में गुजरात में तीन बार है ना सीएम रहा, मैंने कितने बढ़िया जीवन बिताया होगा, बढ़िया लग्जरी है ना कारों में घूमा होगा, मैं आज भी बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनता हूँ, है ना, मैं सीबक थन मैं खाता हूँ, वो तो वो खुद ही बताते हैं, जो कि कहाँ से आता है, जो कि आपका लद्दाख से आता है, सीबक थॉर्न है ना, उसका सेवन करता हूं मैं ताकि मैं एकदम गोरा दिखूं, एकदम यंग दिखूं, इस उम्र में भी काम करूं। ये बताता है कहीं पे नरेंद्र मोदी, अपना एक्सप्लेन करता है ये बंदा कि मैंने इतना इंजॉय करता हूं मैं अब इस लग्जरी को। मैं अगर कह दूं कि आई वांट टू ईट इडली सांभर तो फट से इडली सांभर आ जाएगी, नहीं, वो चाय बेची इसको ज्यादा बताता है। तो आत्मकथा विधि की सबसे बड़ा लूपहोल ही यही है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानने का। ये परंपरागत तरीका, इसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है, अपने बारे में विशेष घटनाओं को सामने लेकर आता है। इस विधि की खोज के बारे में बात किस करें तो किसके जोड़ा जाता है, इस विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक यानी दुनिया के सामने लाने वाले, तो वो कौन है बेटा? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। तो तुम बताओ इसको तुम सही मानते हो? मैं तो सही नहीं मानती। अब तुम मुझसे पूछो तो मैं तो मतलब सेलेक्टिव चीजें बताऊंगी ना, ओ बेटा मैं तो मतलब बहुत मैंने मतलब मेरे चश्मा क्यों चढ़ा, हालांकि ये सच है कि बेटा मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, मेरे पापा की जॉब छूट गई थी, तो हाँ मैंने 2 साल गांव में रहे, तो गांव में तो लाइट आती ही नहीं थी बेटा उस समय पे, तो हम क्या करते थे ऐसे दूर वो रख लेते थे क्या, लैंप, और लैंप रख दी और फिर हम ऐसे ऐसे पढ़ते थे लेट के, तो बेटा वो क्योंकि डायरेक्ट रोशनी देखने में मेरी आंखों में दिक्कत होती थी, सो बेटा मेरे भट्टे फूट गए। तो ये मैंने सेलेक्टिव कहानी सुनाई ना, क्या मैंने इससे पहले सुनाई कि मेरे फादर ने मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया, कितनी अच्छी हमने लाइफ जी, कि कोई भी ऐसी चीज हो या कोई भी ऐसे कपड़े हो जो हमारा मन हो तो हमें खरीदने से मना किया जाता, वो तो मैंने बताया ही नहीं। कि उससे पहले की मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी पापा की जॉब से पहले, मतलब जब तक पापा ने जॉब नहीं छोड़ी थी, उसके बाद की लाइफ स्ट्रगल मैंने बता दी, उसके बाद भी मेरे जीवन में कितना अच्छी चीजें आई वो नहीं बताई, बीच बीच का बताया, तो ये इसीलिए थोड़ी बेकार मानी जाती है। फिर आती है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। प्रश्नावली विधि, इसके जनक कौन है? सुकरात, है ना। मनोविज्ञान में इसकी शुरुआत वुडवर्थ करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। याद रखना जब भी बोला जाए प्रश्नोत्तर विधि, है ना, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत कहना वुडवर्थ ने, प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत क्या कहोगे? वुडवर्थ। और प्रश्नावली विधि की बात करोगे तो वो सुकरात है, ठीक है ना। प्रश्नावली विधि की बात करें तो सुकरात, और प्रश्नोत्तर, प्रश्न के बाद उत्तर देना है, इसकी बात करें तो वो कौन है? वुडवर्थ है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं, कि तुम्हें क्वेश्चन दे दिए, अब तुम उसमें हाँ में टिक करो या ना में टिक करो, तो ये प्रश्नावली विधि है। इससे भी पता पड़ता है कि किसी व्यक्ति का क्या सोच है, कैसे विचार हैं, कैसे नहीं है, मैं किस तरीके की व्यक्तियों में हूँ या मैं नहीं हूँ, है ना। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो दीदी तुम्हें समोसा पसंद है या लड्डू पसंद है, तो मैं वहां लिख रही हूँ समोसा, फिर तुमने मुझे और क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पे कि चमचम या चाउमीन, तो मैंने वहां लिखा चमचम, फिर तुमने वहां और लिखा है जलेबी या
इमरती, मैंने वहां जलेबी को टिक करा हुआ है। फिर तुमने मुझसे पूछा है मथुरा के पेड़े या शंकर हलवाई की लस्सी, तो मैंने लस्सी को टिक किया हुआ। तो इससे तुम मेरी पर्सनालिटी, मेरी पसंदें पता लगा रहे हो, मेरी पर्सनालिटी पता लगा रहे हो। तो कुल मिलाकर प्रश्नावली विधि, जिसके जनक सुकरात माने जाते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि की जब बात करें तो वो वुडवर्थ हो जाते हैं। तो इसको कागज पेंसिल, इसको क्या कहते हैं, कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति किसमें देता है बेटा जी, हाँ या ना में देता है। तो प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति किसमें देता है बेटा जी, तो आप कहोगे हाँ या ना में देता है। ठीक है, तो 4 तरीके की प्रश्नावली होती है। एक होती है ओपन, मतलब प्रश्न मैंने आपसे, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, दीदी आप यहाँ तक कैसे आए, ठीक है ना, दीदी आप यहाँ तक कैसे आए। तो अब मैंने अपनी जर्नी बताई कि बेटा एक दिन ऐसा हुआ और मैं अपनी, है ना, एपीएस में पढ़ाने के साथ साथ एक दिन अंकित आया, अंकित भैया ने मुझसे कहा कि दीदी, है ना, एक नया चैनल हम लोग शुरू कर रहे हैं टीचिंग का, आप पढ़ाना चाहोगी। मैंने कहा ठीक है। तो हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमारा पहला जो क्लास थी बहुत ज़बरदस्त गई। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, हमें भी मज़ा आया उस क्लास में और हमने ऐसे शुरू कर दिया। तो ये ओपन है, विस्तृत उत्तर है। क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड एंडेड, हाँ या ना में जवाब होगा। तो प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में, आलू के पराठे या कचौड़ी, तो आलू का पराठा, ठीक है ना। एक होती है सचित्र प्रश्नावली, जिसमें क्या होता है बेटा, चित्रों का प्रयोग होता है। सचित्र प्रश्नावली, चित्रों का प्रयोग होता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मिश्रित प्रश्नावली, जो तीनों का मिला जुला रूप होता है। क्या होती है, जिसमें तीनों का मिला जुला रूप होता है। फिर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा जी, एक व्यक्ति इतिहास या केस स्टडी मैटर, मतलब जो मेथड होता है। व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन लेकर आए थे। कैसे याद रखोगे, व्यक्ति का इतिहास, अगर मैं तुमसे तुम्हारा इतिहास पूछूं, तुम वो जानते हो, टाइड, टाइड्स का नाम सुना है, टाइड्स, टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, ज्वार भाटा को बोलते हैं अंग्रेजी में टाइड्स। जो समुद्र के किनारे समुद्र की लहरें, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ज्वार भाटा, है ना, कभी समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होती हैं, कभी बहुत नीची होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं टाइड्स। तो जब मैं आपके इतिहास के बारे में आपसे जानने की बात करूं, या आपका इतिहास मैं जानने आऊं, है ना, केस हिस्ट्री जानने आऊं, मैं आपकी व्यक्ति इतिहास, आपकी लाइफ हिस्ट्री जानने आऊं, तो आप मुझे ये बताइए, क्या उसमें सब कुछ सेम रहा, क्या उसमें सब कुछ सेम रहा। हाँ, ओपन, ओपन जो है वो डाइवर्जेंट है, क्वेश्चन है, और जो क्लोज एंडेड है वो कंजर्ड थिंकिंग वाली है, कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो बताओ मुझे, ऐसा रहा कि आपका जीवन एकदम एक ही लय में चलता रहा, आप मुझे बताओ, क्या आज तक के रिकॉर्ड में आपका जीवन बहुत अच्छा चलता रहा हो, है ना, या बहुत ही बुरा चलता रहा हो। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमारे इतिहास में, व्यक्ति के इतिहास को लाने वाला कौन, टाइडमैन। कौन था बेटा, टाइडमैन, क्योंकि टाइड्स का मतलब होता है ज्वार भाटा। कभी हमारे जीवन में खुशी भी आती है, कभी हम लो भी फील करते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है कि व्यक्ति इतिहास विधि, है ना, केस हिस्ट्री मेथड, केस स्टडी मेथड कौन लेकर आया, टाइडमैन। ये आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस, निदान करने की बेस्ट विधि है। आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का निदान, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की सबसे बेस्ट विधि है। समझ रहे हो ना, मतलब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का निदान, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की, उस प्रॉब्लम को पता लगाने की सबसे बेस्ट विधि है। क्या कहेंगे, सबसे बेस्ट विधि है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट विधि है। तो निदानात्मक अध्ययन की कि क्या प्रॉब्लम है आपके जीवन में, उसकी सबसे बेस्ट स्टडी विधि यही है कि आपकी पूरी केस हिस्ट्री निकाली जाए। जैसे आज सुबह की क्लास में प्रखर बैच 2.0 में एक गुड़िया बोली, दीदी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा गुड़िया आप हो गई हो क्या चिड़चिड़ी। तो बोलती है कि मैम मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। मैंने कहा रुक जाओ, वो मैंने पूछा ही नहीं, आप चिड़चिड़ी हो। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा बेटा ये लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके, और वो लगातार होती जाती हैं, लगातार होती जाती हैं। आपको लगता है कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है, तो धीरे 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 आप बिटर होते जाते हो। दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। पहला, जो बहुत स्वीट है, दुनिया देखो, जीवन में थपेड़े सबको लगेंगे। आप ये सोचते हो आपको नहीं लगेंगे, या आपको लगता है धीरू भाई अंबानी के घर में नहीं लगेंगे, लगते हैं। अनंत अंबानी, वो अपनी हेल्थ से प्रॉब्लम से, वो सोचो उसकी बीवी इतनी खूबसूरत और उसको हेल्थ इश्यूज हैं, है ना, लोग उसको कितना ट्रोल नहीं करते हैं। हाथी का बच्चा, सांड घूम रहा है बकरी को गले में बांध के। वो अपनी वाइफ के साथ वहां गया हुआ था, कहता है पेरिस फ्रांस गया हुआ था।
तो वहां कुछ इंडियंस पहुंच गए, वहां उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। सबके जीवन में प्रॉब्लम है, सबने अपने जीवन में थपेड़े खाए हैं और खाएंगे भी, यही जीवन है ना। टाइडमैन तो व्यक्ति इतिहास, हमारे इतिहास में टाइड्स तो होंगे ही। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, तो बिटर कोई व्यक्ति है या बिटर क्यों नहीं है व्यक्ति, उसके पीछे का रीजन बनेगा उसके लाइफ में जब वो वही वाली बात, एरिक एरिक्सन याद रखिए कि आप जब वो जीवन की स्ट्रगल फेस कर रहे थे तो आपको सपोर्ट मिला या आपको अपोजिशन मिला। अगर आप विश्वास बनाम अविश्वास में, आपको विश्वास मिला अपने मम्मी पापा की तरफ से तो आपके अंदर होप पैदा हुई, आपको अविश्वास मिला तो आप नेगेटिव चले गए। एक और बात समझना, ऐसे ही जब आप परिश्रम कर रहे थे तो आपको आपके टीचर्स ने सपोर्ट किया तो आपके अंदर फिडेलिटी, कर्तव्य निष्ठा पैदा हुई, नहीं किया तो आपके अंदर इंफीरियरिटी की भावना पैदा हुई। तो ये क्या प्रॉब्लम है, आज आप जो हो वहां कहीं अगर प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए बेस्ट विधि केस स्टडी होती है। एग्जाम में पूछा गया। लेकिन एक बात तो समझ आता है, उनको देख करके पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता, समझ गए ना। तो दुनिया में, ये तुम्हें इसीलिए एग्जाम्पल दिया ताकि आप लोग इस बात को समझ सको कि आप जहां हो या कोई व्यक्ति कहीं भी है, हमेशा दूसरी तरफ की घास हरी बेशक दिखती है, लेकिन बुद्धि में हमेशा एक बात याद रखना कि घास हरी बेशक दिखे लेकिन जरूरी नहीं है कि घास मीठी होगी। तो अपनी घास में खुश रहना सीखो। तो आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को निदान करने के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है ना, क्लियर। असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। जैसे कोई बाल अपराधी है, अब आप उस बाल अपराधी का अध्ययन करो। आप कोई बाल अपराधी है, आप उसका अध्ययन करो, आप 100% ये पाओगे कि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी होगी, ऐसी घटना उसके जीवन में कुछ घटी होगी जिसके चलते वो इतना क्रूर हो गया या उसके अचेतन में ये चीजें दबा होती गई। वो तुम सोचो ना, कितना हमें ये लगता है कि एक माँ का एक बेटा चोर बन जाता है और यूं कहता है ए फलाने सेठ में आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, है ना, और वो चोर बन जाता है। दूसरे बेटे को क्योंकि माहौल अच्छा मिला, भाई ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उसको पढ़ाया लिखाया तो वो पुलिस वाला बन गया। अरे भाई वो चोर है, उसके पीछे व्यक्ति इतिहास, उसके इतिहास को डायग्नोस करो तो समझ में आएगा कि चोरी करना उसका पैशन नहीं था, वो इसमें जबरदस्ती नहीं आया, वो बेचारा मजबूरी में आया। तो वो डायग्नोस करने में मदद मिलती है, असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करने में, तो समस्यात्मक बालक की स्टडी करने में ये बहुत सही है। फिर आती है इंटरव्यू मेथड। तो जॉन डार्लिंग, तो जॉन डार्लिंग का तुमने इंटरव्यू लिया तो क्या कहेंगे, जॉन डार्लिंग का आपने इंटरव्यू दिया। तो जॉन डार्लिंग साक्षात्कार विधि, ये अभी हमने किसकी बात की है, सारी आत्मनिष्ठ यानी व्यक्तिनिष्ठ विधियों की बात की है। ठीक है ना। हाँ, बचपन की कुछ बातें भूलता नहीं। उस दिन मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई थी जब इसी क्लास में कुछ बच्चे बता रहे थे एक घटना पे कि हमारे साथ भी बचपन में ये हरकतें हुई हैं, या कुछ बच्चों ने तो साफ लिखा था हमारे साथ रेप हुआ है। अब तुम सोचो उन बच्चों की मेंटल उस पर हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। वो बच्चा बता नहीं रहा, वो किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं हो रहा, उसके दिमाग में ये चीज घर कर गई है, उसको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, वो अपने घर में अपने बच्चों को लेके भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, कौन है कहाँ है पूरा ध्यान, तो उसको पता है मैंने अपने बचपन में ये झेला। तो लोगों को लग रहा है अरे तुम बहुत ज्यादा वो करते हो, असामान्य व्यवहार है तुम्हारा। नहीं साहब, असामान्य व्यवहार नहीं है, मैंने जो झेला वो मेरा बच्चा ना झेल जाए, उस इंसान के दिमाग में बार बार वही चल रहा है। तो केस हिस्ट्री जब निकालोगे तो आप डायग्नोस कर पाते हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। साक्षात्कार विधि जॉन डार्ले, कौन, जॉन डार्ले। तो साक्षात्कार इंटरव्यू कैसे लेते हैं बेटा, आमने सामने बैठकर बतियाना, है ना। गैरेट साहब ने 2 रूप बताए हैं, इंटरव्यू के 2 रूप बताए। किसने, गैरेट ने। ये वही है जिन्होंने थॉर्नडाइक के साथ मिलकर 3 तरीके की, है ना, क्या कहेंगे, जिन्होंने थॉर्नडाइक से मिलकर, है ना। ये आप अपनी बता रहे हो, आप अपनी बता रहे हो गुड़िया। ये मेरे पास एक बच्ची और आई थी, वो ये कह रही थी हमें अपनी मम्मी को इन लोगों के बीच से निकालना पड़ेगा क्योंकि उनके घर का माहौल इतना टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक कि वो बच्चे खुद ये कह रहे थे कि हम आपस में ही बहुत लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं। समझ में आ रही है। तो वो खुद खुल के मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे
यहीं की है वो गुड़िया, वृंदावन की। एक दिन घर आई थी, उसका सिलेक्शन वलेक्शन हो गया था बढ़िया तरीके से। तो मैं तो एकदम ही शॉक हो गई। मैंने कहा भाई निकालो अपनी माँ को। बोले मम्मी इतनी चिड़चिड़ा गई हैं, हमारे घर का माहौल ऐसा है। मैंने कहा निकालो भाई, है ना। क्यों? क्योंकि आप केस हिस्ट्री में आज आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के लड़ने लग जाते हो, चीजें उठा के फेंक देते हो, तो आप सब डिस्टर्ब हो रहे हो, सब डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ऐसे माहौल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो इंटरव्यू जॉन डार्लिंग का तुमने इंटरव्यू लिया आमने सामने बैठकर। थॉर्नडाइक और गैरेट ने जो 3 तरीके की बुद्धि बताई थी, ये वही गैरेट है। इन्होंने कहा इंटरव्यू 2 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक उन्होंने कहा, एक होता है फॉर्मल, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टेड। फॉर्मल संरचित, आपने पहले से डिजाइन करा हुआ है कि आप यहाँ बैठेंगे, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगी, ये 5 क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी। जैसे आजकल नहीं होता पॉडकास्ट होते हैं तो पहले से डिसाइडेड होता है मैं आपसे ये पूछूंगा, ऐसे ऐसे पूछूंगा। तो फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड यानी उसका पहले से ही स्ट्रक्चर डिफाइन है, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कितनी देर का चलेगा, इसमें आपके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन होंगे या प्रोफेशनल लाइफ के क्वेश्चन होंगे, ऐसे। तो संरचित या निर्देशित। दूसरा होता है इनफॉर्मल, है ना, असंरचित, अनिर्देशित। और तीसरा होता है एलिसिटिक, इसको बोलेंगे एलिसिटिक, 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 एलिसिटिक यानी दोनों का मिला हुआ। एलिसिटिक दोनों का मिला जुला रूप, है ना, दोनों का मिला जुला रूप रहता है। तो ये इंटरव्यू मेथड है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, एक बार फिर से रिवीजन बनता है। आ जाइए साहब, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो शब्द साहचर्य विधि की बात करें तो शब्द साहचर्य विधि, सबसे पहले अगर हम बात करें, फ्रांसिस गाल्टन 1879, 75 शब्दों की सूची। फिर युंग 1904, 100 शब्द, जिसमें 50 मीनिंगफुल, 50 यूजलेस शब्द। और जो शब्द पूछे जाएंगे उनके बाद व्यक्ति के मन में रैंडम क्या जवाब आता है, उसके हिसाब से हम उसके मन में क्या चल रहा है किसी बात को लेकर, वो पता लगाते हैं। फिर उसके बाद तस्वीर कुंठा, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, रोजनविंग का 1949 में 24 कार्टून दिखाए जाते हैं, 12 मेल के 12 फीमेल के। फिर उसके बाद क्लाउड पिक्चर टेस्ट स्टर्न का है 1937 में। जेएल मोरेनो का मनोनाटकीय विधि है, जिसमें 1949 में, जिसमें किसी व्यक्ति के अंतर मन में क्या बातें चल रही हैं उसको बाहर निकालने के लिए ड्रामा, थिएटर, स्किट, ये बेस्ट तरीका होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ड्रॉ अ पर्सन, मैकहोवर का था, 1926 में था। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये डीपीटी टेस्ट जो है, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा? ये जुड़ा हुआ है आपके व्यक्तित्व से। ये सब प्रक्षेपी थे। अप्रक्षेपी विधियों में, जिसमें हम सामने वाला खुद बताता है, तो उसमें हम आत्मनिष्ठ विधियों की बात करें तो सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा मेथड आता है। आत्मकथा मेथड में हम सामने वाला खुद अपने बारे में, अपने जीवन की विशेष बातें बताता है। ये बहुत पुराना तरीका है, इसको लाने वालों में विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर का नाम है, आत्मकथा विधि। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति खुद से अपनी बातें बता रहा है, तो उसमें झूठ भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्नावली विधि, इसके जनक सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछा जाए, उत्तर बताया जाए, तो वो वुडवर्थ है। इसमें आपको जवाब देना होता है, उस जवाब से किसी की पर्सनालिटी का पता लगाते हैं, तो इसको कागज पेंसिल विधि भी बोलते हैं। 4 तरीके की प्रश्नावली होती है। ओपन एंडेड, जिसमें आप डाइवर्जेंट उत्तर दोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर दोगे। क्लोज एंडेड, जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दोगे। एक होती है सचित्र प्रश्नावली, चित्र के बेसिस पर। और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें तीनों का मिला जुला रूप होता है। फिर व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन लेकर आए। किसी व्यक्ति का आज अगर असामान्य व्यवहार है, कोई बच्चा है, बाल अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, या कोई रेपिस्ट है ना, या कोई समस्यात्मक बालक है, तो उसकी प्रॉब्लम को निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम व्यक्ति इतिहास विधि का पता लगाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके जीवन में ऐसा क्या घटा था। तो टाइडमैन लेकर आए थे व्यक्ति इतिहास विधि। साक्षात्कार विधि जॉन डार्ले लेकर आए। आमने सामने बैठकर इंटरव्यू लिया जाता है और व्यक्ति की बातों को जाना जाता है। गैरेट ने 3 रूप बताए इसके। एक निर्देशित या संरचित, जिसमें पहले से डिसाइड होता है क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे। एक इनफॉर्मल या असंरचित, अनिर्देशित। और तीसरी इन दोनों का मिला जुला रूप, जिसे समाहारक या एलिसिटिक कहा जाता है। ठीक साहब, आ जाए। इसके अलावा भी कुछ प्रश्नावली आती हैं जिनकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी पिछली बार 2021 के पेपर में। और भी कुछ प्रश्नावली हैं व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए, कुछ प्रश्नावली हैं। जैसे एक है MPI, मेरे साथ बोलना, MPI, मार्न्सले
पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब तुम्हारी इन्वेंशन करना है, क्वेश्चन पूछकर आपका इन्वेंशन करना है। आपका क्या करना है? इन्वेंशन करना है। क्या कहेंगे? इन्वेंशन करना है। इन्वेंशन कैसे करना है बेटा जी? तो हम कहेंगे इन्वेंशन करना है। इन्वेंशन कैसे करना है? तो हम कहेंगे इन्वेंशन करना है किस चीज का? कि किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार है। मैम आपने लिखवाया कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने, गलत, 1789 लिखाया है। देखो, उठाकर देखो, सॉरी 1879 लिखाया, उठा के देखो खूब अच्छे तरीके से। 1000 रुपए ले लूंगी, याद रखना अगर गलत बोला तो। क्या लिखा है? 1879। श्वेता सिंह पैसे दे के जाओ, इससे 1000 रुपए लेना भैया, ये पार्टी कराएगी। आंखों में बटन लगवा लिए हैं खुद तो कंफ्यूज है, दूसरे को बीच में डिस्टर्ब कर रही है, पकड़ के ले जाऊंगी। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो आपकी पर्सनालिटी का इन्वेंशन करना, इन्वेंशन करना यानी आपकी पर्सनालिटी का पता लगाना। और पर्सनालिटी का इन्वेंशन कैसे? प्रश्नों के माध्यम से पता लगाना है। कैसे गुड्डा? प्रश्नों के माध्यम से। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी इन्वेंट्री। तो आविष्कारिका कहीं लिखा देख लो ना तो डरना मत। आविष्कारिका अगर कहीं लिखा देख लो तो डरना मत कि हाय दीदी ने तो प्रश्नावली पढ़ाई थी, यहाँ तो आविष्कारिका लिखा आ गया। ओ आविष्कारिका, अब दीदी पढ़ाया नहीं, आविष्कारिका। अरे यार, इन्वेंटरी तेरी पर्सनालिटी में क्या है उसको निकलवाना है। अरे सुबह वाले भी नहीं मिले आज तो मनीषा, सुबह से ही पैसे मिल रहे हैं। देख 3 तो उधर मिले, 1 इधर पकड़ में आ गई है। अगर मैं हिसाब लगाऊं ना सवेरे से तो 4000 रुपए की मालकिन हूं मैं सवेरे से, और देगा तुम में से कोई भी नहीं। इन्हें पकड़ना पड़ेगा, है ना। अब से जो बोला करेगा उसको पकड़ लिया करेंगे, उससे पैसे लिया करेंगे। ये तभी बोलना बंद करेंगे अपने मन की, ये मन में इनके लिए अलग ही भ्रामकता चल रही है, मन में कुछ और ही चल रहा है इनका। आ जाओ। तो व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए हमारी एक प्रश्नावली, एक इन्वेंट्री, एक क्वेश्चनेयर होता है। उसमें एमपीआई है, मांडस्ले। तो जाहिर सी बात है मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री। क्या कहोगे बेटा जी? मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री एमपीआई। क्या कहोगे? मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री एमपीआई। कौन? तो क्या कहोगे? कौन लेकर आया बेटा जी? तो मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री आइजेंक लेकर आए। और कब लेकर आए? ये इन्होंने आइजेंक 1938 में लेकर आए थे, बाद में इसे 1958 में लिया गया था। तो ये 1938 लिखो ही मत, कंफ्यूजन पैदा होता है। तुम सीधे सिर्फ लिखो 1958। क्या लिखोगे? 1958 लिखो। क्या लिखोगे? 1958 आइजेंक लेकर आए। निर्माण किसने किया? आइजेंक ने किया 1958। 38 लिखना ही नहीं कि उसमें बाद में सुधार हुआ, इतना डेप्थ नहीं पूछता तुमसे। तो मांडस्ले, एमपीआई किसकी है? मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री आइजेंक लेकर आए 1958 में। इसमें क्या होता है? 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे पता लगाया जाता है। आइजेंक वही है बाइपोलर वाले, याद है? आइजेंक वही बाइपोलर वाले। बाइपोलर में उन्होंने 3 चीजें बताई थी ना द्विध्रुवीयता में, कि या तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, या तो उसके अंदर स्नायु विकृति होगी या स्थिरता होगी, या तो मनोविदलता होगी या आवेग नियंत्रण होगा। तो इसके द्वारा या तो अंतर्मुखता, बहिर्मुखता या मन या स्नायु दुर्बलता, 3 आयामों का मापन किया जाता है कि किस हद तक आपके अंदर अंतर्मुखता है। मांडस्ले एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया, मांडस्ले। ऐसा थोड़ी नहीं कह रही। मांडस्ले क्या होता है? मांडस्ले होता है फूफा गार्गी मैम का। मांडस्ले गार्गी मैम का फूफा कहलाता है। अरे यार, मांडस्ले व्यक्तित्व प्रश्नावली एमपीआई, मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री, निर्माण आइजेंक कर रहे हैं, है ना। मांडस्ले एक व्यक्ति है जिसके नाम पे उन्होंने रखी, उनकी बहू का नाम होगा मांडस्ले। उनके मन में आया कि है ना, मैं तो बताऊं साहब, अपनी बहू के नाम पे रखूं। इनके फूफा का नाम था मांडस्ले, वो थे पागल एकदम ही गजब तरीके के। तो ये पता लगाना चाह रहे थे कि इनकी पर्सनालिटी में लेवल पता लगाऊं, तो इसलिए इन्होंने मांडस्ले नाम रखा। तुम इतना याद रखो, मांडस्ले नाम है ये। मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री आइजेंक बना रहे हैं, मांडस्ले नहीं बना रहे। कौन बना रहा है? हाँ, आइजेंक बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 1958 में। कितने क्वेश्चन? 58 में बन रही है, 48 क्वेश्चन है, याद रखना, दिमाग में बैठा लो। जिसमें क्या पता लगाया जाता है कि अंतर्मुखता, बहिर्मुखता या उसके मन में जो स्नायु विकृतिता है, उसके तीनों आयामों का मापन किया जाता है कि किस हद तक है। ये पूछा गया था तुमसे भैया, EPPS
एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, ये भी नहीं पूछा गया था, MMPI पूछा गया था तुमसे। आधे से ज्यादा बच्चों ने बताया नहीं था, मैंने अपनी क्लास में 2021 के नोट्स में भी लिखाया था। ठीक है ना। तो EPPS, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल किसने बनाया? एडवर्ड ने बनाया। कब बनाया? 1957 में। तो एडवर्ड EPPS फुल फॉर्म पूछता है यूपीटेट। EPPS प्रश्नावली है जो बनाने वाले के नाम पे ही है, बस एक मार्सले वाली आइजेंक के नाम पे है। तो E एडवर्ड, P पर्सनालिटी, P प्रेफरेंस समझते हो? जैसे मैं आलू के पराठे और तुम्हें प्रेफरेंस दे रही हूँ, गरम आलू के पराठे बन रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें प्रेफरेंस दे रही हूँ कि इनका जीवन बन जाए, तो मैंने तुम्हें प्राथमिकता दी है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस, प्राथमिकता। तो एडवर्ड व्यक्तित्व प्राथमिकता मापनी, EPPS बेटा। हाँ, पिछली बार से भी डेप्थ में पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस बार 6 साल बाद हो रहा है, मतलब 5 साल बाद हो रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, छूटना नहीं चाहिए। जैसे पिछली बार 30 में से 30 वाले बहुत बच्चे थे, इस बार भी 30 में से 30 वाले बहुत बच्चे चाहिए। तो एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस स्केल 1957 में 15 व्यक्तिगत गुणों का, व्यक्तित्व गुणों का मापन किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए क्या पसंद है, जलेबी या समोसा, तो प्रेफरेंस बताओगे तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे प्रेफरेंस। कब आया? 1957 में। कौन लेकर आया? तो एडवर्ड लेकर आया, ये याद रखना। MMPI इंपॉर्टेंट मार लो, पिछली बार 2021 में पूछा गया। माइनासोटा मल्टीफेजेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री, माइनासोटा मल्टीफेजेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री हाथवे और मैकिन्ले लेकर आए 1940 में। इसमें 550 वन वर्ड, एकांश का मतलब होता है वन वर्ड क्वेश्चंस टाइप में होते हैं, जिनके 3 उत्तर देने होते हैं, ये सही है, गलत है या कुछ नहीं कहा जा सकता, इनमें से कुछ चूज करना होता है आपको। फिर से बात करते हैं, ये सब प्रश्नावली हैं। सबसे पहले मार्सले पर्सनालिटी इन्वेंट्री MPI 1958 में 48 आपके क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको देना होता है हाँ या नहीं में। आइजेंक लेकर आए थे 1958 में। फिर उसके बाद एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस स्केल है ना, MMPI इन्वेंट्री कह लीजिए, एडवर्ड लेकर आए थे 1947 में। 15 क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब देना होता है हाँ या नहीं में टाइप में। माइनासोटा मल्टीफेसेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री हाथवे और मैककिनले लेकर आए, 1940 में। बेटा तुम्हारा नाम अमेरिका में किसी को बताया जाए ना रजिया, व्हाट डू यू मीन बाय रजिया, ऐसे हो जाएंगे, वो सीढ़ी अटक जाएगी उनकी, जैसे तुम्हारी अटकती है। तो तुम्हारे लिए ये नाम अजीब है, उनके लिए हमारे नाम अजीब है। किसी से बुलवाओ अमेरिका वगैरह में गार्गी, मुंह को जीवान को लगवा मार जाएगा तुरंत ही। गार्गी बोलने की जगह गाओगी, गागी, गैगी, ये हो जाएगा। तो तुम्हारा जो हाल है ऐसा ही उनका है। हमें कौन सा इनसे बिहार अचाने हैं, हमें तो नाम याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। तो सिंपली बात करें तो माइनासोटा मल्टीफेसेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री हाथवे और मैककिनले 1940 में 550 क्वेश्चंस टाइप में होते हैं जिनके जवाब 3 में देने होते हैं, हाँ सही गलत कुछ कह नहीं सकते, इस तरीके से। बेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल ही लेकर आए थे 1934 में। बेल की समायोजन यानी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, आप समायोजन कर पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, है ना। हाँ नहीं, पढ़ाने के लिए अगर नाम में क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछता तो यकीन मानो मैं 101% बेटा इनका नाम चुन्नू मुन्नू रख के याद करा देती, लेकिन चुन्नू मुन्नू रख के इनका नाम याद कराने से मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं करा रही। तो गौर फरमाना है बेल की व्यक्तित्व की समायोजन आविष्कारिका। तो बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री बेल लेकर आए 34 में लेके आए, बेल 1934 में लेके आए। इसमें आप प्रश्न पूछ के ये पता लगाते हो कि किसी व्यक्ति को एडजस्टमेंट करने में कहाँ कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है ना, आप किसी कंपनी में काम करते हो, तुम्हें एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, किस बात पे हो रही है, ये पता लगाने के लिए कोशिश की जाती है। तो बेल समायोजन आविष्कारिका कौन लेकर आया? बेल लेकर आया 1934 में। प्रश्न पूछे जाते हैं कि समायोजन करने में कहाँ दिक्कत है। अब चलो एक बार फिर से रिवीजन, फिर वस्तुनिष्ठ विधियां रह गई हैं, क्योंकि फिर एक साथ वस्तुनिष्ठ विधियां करके फिर खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। चलो बस थोड़ी सी रह गई है। चलो एक बार रिवीजन बढ़िया सा। क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं तुमसे, आज भी क्वेश्चन दूंगी मैं, याद रखना। क्वेश्चन वही मिलते हैं टेलीग्राम पे, अभी तो तुम्हें क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं। आ जाओ। शब्द साहचर्य सबको पता है। शब्द साहचर्य एक बार में अच्छे से निकालते हैं। तो फ्रांसिस गाल्टन 1879, जिसपे पूजा नाम था, क्या नाम था गुड़िया का, उससे पैसे लेने हमें पकड़ी गई थी हमारी गुड़िया। तो फ्रांसिस गाल्टन 1879 75 शब्द दिए थे। फिर युंग लेकर आए 1904 में 100 शब्द, जिसमें 50 निरर्थक 50 यूजफुल शब्द बोले जाते हैं। जो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है वो आपको बताना होता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है। तस्वीर कुंठा रोजनविंग 1949 24 कार्टून्स होते हैं जिनसे आपकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। 12 कार्टून मेल के 12 फीमेल के होते हैं। मनोनाट की विधि चेल मोरेनो 1949 में, इसमें ड्रामा के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्मन की चीजें निकलवाई जाती हैं। ड्रॉ अ पर्सन मैकहोवर 1926 और क्लाउड पिक्चर टेस्ट स्टर्न का 1937, ये सब प्रक्षेपी विधियां हैं। अब अगर मैं बात करूं अप्रक्षेपी में भी सब्जेक्ट विधि की बात करूं, आत्मकथा विधि विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर सबसे पुरानी विधि है। इसमें व्यक्ति खुद के बारे में जो विशेष चीजें होती हैं खुद से बताता है। फिर उसके बाद प्रश्नावली विधि, जनक इसके सुकरात हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में प्रश्नोत्तर विधि में हम वुडवर्थ का इस्तेमाल करते हैं, इसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ सन पूछी जाती है बेटा, मैंने बताई भी है, ठीक। उसके बाद प्रश्नावली 4 तरीके की, ओपन, क्लोज, सचित्र और मिश्रित। उसके बाद बात करूं व्यक्ति इतिहास टाइडमैन, इसमें किसी व्यक्ति का आज अगर असामान्य व्यवहार है तो उसके पीछे का क्या कारण है, उसका निदान करने के लिए, पहचान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए व्यक्ति इतिहास विधि का यूज किया जाता है। टाइडमैन लेकर आए थे। साक्षात्कार विधि जॉन डार्ले, आमने सामने बैठाकर साक्षात्कार लिया जाता है। गैरेट ने साक्षात्कार बताए, एक संरचित, दूसरा असंरचित और तीसरा दोनों का मिला जुला रूप, समाहारक, एलिसिटिक, जो चूज करना हो। व्यक्तित्व की अनुसूची परीक्षण, आपकी पर्सनालिटी को कुछ क्वेश्चंस पूछकर पता लगाया जाएगा। उसमें पहली है एमपीआई, मार्न्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी। एमपीआई मार्न्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी 1958 में आइजेंक लेकर आए। 48 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें अंतर्मुखता, बहिर्मुखता या आपके अंदर न्यूरोटिसिज्म कितना है ये पता लगाया जाता है। एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस इन्वेंटरी, है ना, आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो वो 1958 में आई थी, ये 1957 में आई। इसके अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता लगाया जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। माइनेसोटा मल्टीफेसेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी, हाथवे और मैकिनले लेकर आए 1940 में। 550 क्वेश्चंस होते हैं, एकांश, जिनके जवाब आपको हाँ, नहीं या कुछ नहीं कह सकते, इनमें देने होते हैं। बेल की समायोजन आविष्कारिका 1934 में बेल लेकर आए। इसमें आपको कहीं समायोजन एडजस्टमेंट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है ये पता लगाते हैं क्वेश्चन पूछकर। अब आ जाओ किस पे, ऑब्जेक्टिव विधिज पे। इनको करते ही कल वाले क्वेश्चंस हम चेक कर लेंगे, है ना। मैं जितने एक बार कल वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको भेजे थे, खुद को भी भेज दूं, तो आप मैच कर लेना अपने में, है ना। आज के भी भेज दूंगी, अभी उत्तर हम यहीं डिस्कशन किया करें, वहां भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इतना ईमानदार तो तुम्हें खुद के लिए खुद होना पड़ेगा कि तुम कितना जानते हो खुद को और खुद को नहीं पता पहचानते। तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड की मेरा एक उद्देश्य है, मैं तुम्हारे अंदर जो चीज चेक करना चाहती हूँ मैं वही तो चेक करूंगी। तो मैं तुम्हारे अंदर जो चीज चेक करना चाहती हूँ मैं वही चेक करूंगी। तो उसमें एक विधि आती है जिसको आप बोलते हो समाजमिति विधि। समाजमिति विधि का ही प्रयोग करके आपके और हमारे जो वो हैं, क्या बोलते हैं गुड्डा, कि हमारे नाना जी ने ना हमारे पिताजी लोग ढूंढे हुए हैं। कौन सी विधि से बेटा? समाजमिति विधि से। कौन सी विधि से गुड्डा? तो बोलो समाजमिति विधि से। कौन सी विधि से? तो क्या कहोगे बेटा जी? समाजमिति। तो समाज में किसी परिवार की कितनी हैसियत है, ठीक है ना, वो ऊपर ही मिलते हैं, टेलीग्राम पर ऊपर ही मिलता है। जो ग्रुप है ना आप लोगों का टेलीग्राम पे, जो इस क्लास को जब आप लेते हो
और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, अब मिल जाएंगे ना, यहाँ देख लेना आराम से। संरचित का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो पहले से डिफाइन है, कितनी देर होगा, कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, उसको बोलते हैं संरचित, यानी उसकी रचना हमने पहले से की है, स्ट्रक्चर्ड है। ठीक, आ जाओ। तो वस्तुनिष्ठ विधियां जो हमारा उद्देश्य है वो चेक करेंगे। समाजमिति विधि जिसको बोलते हैं सोशियोमेट्री विधि, जेएल मोरेनो लेके आए थे 1934 में। इससे समाज में किसी के परिवार की प्रतिष्ठा का पता लगाया जाता है, सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है, आपकी समाज में कितनी इज्जत है इसका पता लगाया जाता है। तो याद रख लेना समाजमिति विधि, जेएल मोरेनो 1934 में। और बेस्ट एग्जाम्पल, आपके पिताजी आपके नाना जी ने इसी विधि से ढूंढे हैं। आपके पिताजी आपके नाना जी ने, है ना, आपके नाना जी ने इसी विधि से ढूंढे हैं, आपके नाना जी ने इसी विधि से ढूंढे हैं, इसी विधि से ढूंढे हैं। ठीक है ना, ठीक, 1934, ठीक है ना। आ जाओ, निरीक्षण या अवलोकन विधि, ऑब्जर्व करना, वाटसन साहब। तो किसी के बाहरी विधि है, किसी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जेबी वाटसन साहब ने ये वस्तुनिष्ठ विधि दी है, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। कौन सा? अवलोकन विधि। रेटिंग स्केल थर्स्टन ने दिया, इसका उम्र या एज के चक्कर में, ईयर के चक्कर में मत पढ़ना, थर्स्टन ने दी है। ये वही थर्स्टन है जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी बुद्धि की दी थी जिन्होंने। ठीक, तो रेटिंग स्केल किसका है? थर्स्टन ने। किसी व्यक्ति के गुणों को आप क्या देते हो? आंकते हो नंबर देके, जैसे आप जोमेटो, ओला, उबर, स्विगी इनको रेट करते हो, ऐसे ही। तो रेटिंग स्केल किसने दी? थर्स्टन ने, कि 1 से लेकर 10 तक में आप कितने नंबर देते हो। फिर शारीरिक परीक्षण विधि, जैसे आर्मी पुलिस में फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, वैसे ही। किसने दी? बहुत पहले, ऐसा कुछ पता नहीं है कि किसने दी है, बट हाँ इसको ऑब्जेक्टिव विधियों में माना जाता है पर्सनालिटी के, कि मुझे आपका शारीरिक परीक्षण करना है, आपकी पर्सनालिटी में कितने आप एक्टिव हैं ये पता लगाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव मेथड में आएगा। परिस्थिति जन्य परीक्षण विधि, सिचुएशनल टेस्ट, विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के मूल्य और गुणों को चेक करना। एग्जाम्पल, आपने मुझसे कहा मैं ईमानदार हूं, मैंने तुम्हें सोना दे के छोड़ दिया, मैं ईमानदार हूं बहुत, मैंने आपको 1 किलो सोना दे दिया, है नहीं मुझ पर बातों में देने में क्या है, मैंने आपको 1 kg सोना दे दिया, पता लग गया, तुमने चोरी नहीं की तो मैंने अपनी सोने जैसी लड़की से तुम्हारा ब्याह करा दिया। हाँ वही 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 SNV या WMRP वाले। ठीक, चलिए तो अब कल वाले क्वेश्चंस पहले निकाल लेते हैं। अगर किसी को कल वाले क्वेश्चन नहीं मिले, परेशान नहीं होना है कि दीदी कहाँ मिलते हैं। जो एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे पढ़ाई की बात होनी चाहिए, लेकिन तुम पढ़ाई की बात करते नहीं हो, वहीं पे मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ ढूंढ लो, है ना, यहाँ ढूंढ लो, है ना। यहाँ तो मैं डिस्कशन करा ही करा करूंगी जो भी मिलेगा। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? परसोना, पोरोसोना, पेरसोना, पारसोना। बताओ किससे हुई है? कौन से सोना से हुई है? पेर, पार, पोर, कौन से सोना से हुई है भैया? कौन से सोना से हुई है बेटा? जल्दी बताओ। पेर सोना, पार सोना, पूर सोना, कौन से सोना से हुई है गुड्डा? जल्दी बताओ। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं परसोना, ठीक है ना, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन, जिसका मतलब क्या होता है? मुखौटा। तो बी इसका उत्तर जिसने दिया, ठीक है। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है, तो क्या कहेंगे? जो गत्यात्मक संगठन है। आपकी पर्सनैलिटी में आपकी फिजिक, आपका मेंटल स्टेटस, आपका सोशल, इमोशनल, ये सब कुछ चेंज हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है, यानी डायनेमिक होता है। क्या होता है बेटा जी? डायनेमिक होता है। डायनेमिक यानी बदलता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। बिग 5 मॉडल आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा जी बिग 5 मॉडल किसके दिया हुआ है और इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? तो बिग 5 मॉडल में 5 चीजें आती हैं। तो पहली बात तो ये लिख लो, बिग 5 मॉडल किसका दिया हुआ है बेटा जी? तो बिग 5 मॉडल मैक्के और कोस्टा का दिया हुआ है। मैक्के व कोस्टा, कोस्टा और मैक्के का दिया हुआ है ना। इसको पंचकारक या बिग 5 मॉडल या ओशियन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? OCEAN मॉडल, ओशियन मॉडल भी हम इसको कहते हैं। इसमें बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जनेस आती है, एक्सेप्टेबल आता है, अंतःकरण की शुद्धता, कॉन्साइटियसनेस आती है, कॉन्साइटियसनेस आती है,
ओपननेस टू द एक्सपीरियंसेस आती है, उपरोक्त सभी रहेगा। क्या रहेगी? उपरोक्त सभी रहेगा, डी रहेगा। भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति भावुक होगा तो ये इसका एक्शन हायर लेवल का होगा, इसका इंटरेस्ट क्रिएटिव कामों में होगा, इसके जो भी काम होंगे वो भावनाओं से चलते होंगे। तो क्या रहेगा? इसके जो भी काम होंगे वो किससे चलते होंगे? भावनाओं से चलते होंगे। तो भावुक व्यक्ति का मामला ही यही है कि भावुक व्यक्ति जो भी काम करेगा बेटा जी, कैसे करेगा? वो भावनाओं का मारा है। किसका मारा है बेटा जी? तो आप कहोगे वो व्यक्ति भावनाओं का मारा है। ठीक। जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्ति को किन रूपों में बांटा है? तो जुंग अंतर्मुखी बहिर्मुखी मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करता है। जुंग मनोवैज्ञानिक आधार पर पर्सनालिटी बताता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। किस आधार पर बताया है? विचार और भाव, तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान, उपरोक्त सभी। देखो, विचार प्रधान, जाहिर सी बात है, वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति लोगों के साथ ज्यादा बैठता है या उठता है, खुद कैसे सोचता है, लीडरशिप स्किल होती है या नहीं होती है, तो उसने विचार प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार है तो तर्क की बात भी है, भाव की बात भी है, तो उसको उपरोक्त सभी देंगे। क्या देंगे? उपरोक्त सभी देंगे, ए नहीं देंगे, डी उत्तर दोगे। क्या दोगे? डी उत्तर दोगे। जैविकीय धारकों को किन भागों में बांटा जाता है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको किन भागों में बांटते हो? तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका शरीर कैसा है, आपकी जो डक्टलेस ग्रंथियां हैं, है ना, उनके बारे में भी, और आपके शरीर का अंदर कौन सा लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके बारे में भी। तो अ और ब दोनों रहेगा, अ और ब दोनों रहेगा। मनुष्य जीवन का आधारभूत आरंभ, है ना, मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है? 2 सेल से, केवल 1 सेल से, कई सेल से, या कोई नहीं? आपके जीवन की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? कैसे होती है? 1 सेल से होती है। जीवन की शुरुआत किससे होती है? 1 सेल से होती है। फिर वो 1 सेल आगे चढ़ के क्या होती जाती है? मल्टीपल होती जाती है ना। 1 सेल आगे चल के क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। किसकी एक्टिविटी का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? कौन सी ग्रंथि का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? देखो भाई, साइंस का इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है तो साइंस में कुछ ग्रंथियां, ग्रंथियों के प्रकार, है ना, ये पढ़ लेना मुझसे। और मैंने शायद आपको वो पढ़ा दिए थे, सिंड्रोम पढ़ा दिए थे, अगर नहीं पढ़ाए थे तो वो भी एक बार मुझसे पढ़ लेना। ये क्वेश्चन साइंस के हैं लेकिन पूछ लेता है, कभी तो पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता, लेकिन हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से है? तो किसकी क्रियाशीलता का? तो देखो, आपकी सेक्सुअल जो जेनिटल वो ग्रंथि है उसका तो होगा नहीं, एड्रेनल का भी नहीं होगा, किसका होगा? अभिवृक्क ग्रंथि का होगा। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका मतलब है परसोना, जिसका मतलब है मुखौटा या नकली चेहरा। स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार पर 6 तरीके का वर्गीकरण किया है। स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार पर कितने तरीके का वर्गीकरण किया है? तो आप कहेंगे 6 प्रकार का वर्गीकरण स्प्रेंगर ने दिया है। तो कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है? शुडोल का यही नहीं है, क्योंकि काय किसका है? क्रैशमर का है, क्रैशमर का है। और शेल्डन का कैसा है? कार। सामाजिक, कलात्मक, सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब हैं उसके। ठीक है साहब, ये मिल जाएगी आपको पीडीएफ में, अपने पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गुड्डा कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किसका? सिगमंड फ्राइड का। तो इसके अंदर इड, ईगो, सुपर ईगो सब आता है। शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा? तो शेल्डन ने कार वाले बताए हैं, तो गोलाकार, आयताकार, गोलाकार, कोमल, लंबाकार, कोमल, उपरोक्त सभी लेना पड़ेगा आपको। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, कि आप खुद को जान जाओ यही पर्सनालिटी है। ये बात किसने कही? व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, मतलब आप खुद को जान जाओ, ये इसी का मतलब पर्सनालिटी होता है। ये किसने कहा? ये किसने कहा है कि आप खुद को जान जाओ? ये साइकोलॉजी का दृष्टिकोण, समाजशास्त्र भी नहीं है, ये
फिलॉसफी का दृष्टिकोण है। रजोगुण जो रज के काम करे, कर्म में लगा रहे, सुख में लगा रहता है, तो आप क्या कहोगे? रजोगुण भगवान में लगा रहे, सतो गुण है ना, रज के काम करे। तमोगुण वाला जो अपने सुख में लगा रहे, तमोगुण अपने सुख में लगा रहे। बिग 5 मॉडल किसके द्वारा दिया गया? अगेन एक क्वेश्चन। तो बिग 5 मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे कोस्टा और मैक्के के द्वारा दिया गया। दर्शन शास्त्री, तत्ववेता, गणितज्ञ, विज्ञान वाले व्यक्तियों में क्या होता है? तो दर्शन शास्त्री फिलॉसफी है, कम बोलेगा, चीजों के बारे में जान रहा है, तो ये बहिर्मुखी तो होंगे नहीं, अंतर्मुखी होते हैं। अहम को क्या कहते हैं? अहम को ईगो कहते हैं, इड को इदम कहते हैं। नेक्स्ट देखें, मैच करते चलें। अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है, ये कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। हरमन रोशा परीक्षण 1921 में हुआ, किसने? हरमन रोशा ने किया। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। हो गया बेटा जी। अब कल मिलते हैं। व्यक्तित्व के परीक्षण वाला पूरा टॉपिक हो गया। समायोजन की विधियां पढ़ लो, और मेरी मानो तो यही, अगर आपको मैंने अभी तक अलग अलग ग्रंथियां और किस ग्रंथि का क्या काम होता है ये नहीं पढ़ाया है, यही पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको पढ़ लेना और सिंड्रोम पढ़ लेना, ये इसी चैप्टर के साथ पढ़ लेंगे हम। सही थे आप लोगों के? मैच करे थे आपने? ये जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपका बैच जहां खुलता है उसके ऊपर लिखा रहता है टेलीग्राम, जहां क्लासेस दिखा। बेटा इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं हो सकते निगार, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बुक में से देती हूँ, मैं किसी से टाइप कराने के लिए कैसे बोल सकती हूँ इसको? ठीक है ना, मैं किसी से टाइप कराने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? एक आदमी जो मुझे क्वेश्चन, अब मैं है ना तुम्हारे लिए हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस सेट वैसे लेके आऊंगी, संडे में तुम्हारा वैसे ही खा जाती हूँ, तो अब वो मेरे लिए वो भी टाइप करे और मैं कह दूं कि मेरे को अपने बच्चों की प्रैक्टिस करानी है, तो वो मैं 20-25 जो क्वेश्चन दूंगी वो भी तू टाइप करके दे। तो एक व्यक्ति की लिमिट होती है यार बाबू, है ना, तो वो नहीं हो पाता। बाकी मैं टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, वहां से आप ले लेना। वो जैसे ही आपका जो चैनल, आपका ग्रुप है ना एप्लीकेशन पे, आप जैसे ही बैच में जुड़ते हो तो ऊपर जैसे जहां लिखा रहता है ना लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वहीं टेलीग्राम लिखा रहता है, उसको क्लिक कर दोगे, ज्वाइन हो जाओगे, वहीं पे मिलता है। ठीक है ना, चलो, तो साथ के साथ रिवीजन करना। तो मेरी भी तो बाउंडेशन समझा करो, तुम्हें तो लगता है मैं धुरंधर आदमी हूँ, धुरंधर आदमी नहीं हूं मैं। ठीक है ना, तो अच्छे से कर लेना, मैं मानती हूँ बाबू, पर तू एक काम कर सकती है ना, उसको अंग्रेजी में चैट जीपीटी पे डाल दिया अगर, तो मेरी पूरी पीडीएफ लेके चैट जीपीटी पे डाल दिया अगर, वो अंग्रेजी दिखा देगा और कह देना उत्तर लिखा तो जान से मार दूंगी। ठीक है ना, शेर जाओ, इनको लेके जाओ बच्चों को। ठीक है, चलो तो फिर कल करते हैं। ठीक है ना, फिर कल करते हैं, और कल हम क्या करेंगे? समायोजन की विधियां। और मैंने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने तुम्हें सारे वो पढ़ा दिए थे, सिंड्रोम पढ़ा दिए हैं तो बता देना, नहीं तो एडवर्ड सिंड्रोम है ना, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, ये पढ़ाने होंगे। एक बार बता देना मुझे पढ़ा दिए या नहीं पढ़ा दिए, क्योंकि 2-3 चैनल पे काम, 2-3 क्लासेस में काम चल रहा होता है, मैं भूल जाती हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, और क्या था, एक वो है ना साइंस से रिलेटेड ग्रंथियां और ग्रंथियों के काम, तो ये मुझे बता देना एक बार। ठीक है ना, फिर उसके बाद करेंगे। बेटा वो बाइलिंगुअल में इसलिए भेजती थी सुधा, क्योंकि वो ऑफिशियल पेपर भेजती थी, वो किसी किताब में से नहीं भेजती थी। यूपीटेट तो हुआ ही बहुत लिमिटेड है ना, नहीं भेजे ना तो वो मैं करा दूंगी। ठीक है, चलो बाय, चलो घर जाओ, निन्नी करो, खेलो कूदो। जो आलू के पराठे खिलाएगा मुझे, मैं तो उसकी सुनती हूँ, मैं नहीं सुनती फिर किसी की भी। ठीक है बेटा, पढ़ा दूंगी मैं, काय को टेंशन ले रहे हो?